द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन यह किताब एक बहुत साधारण लेकिन असहज सवाल से शुरू होती है। हम इंसान आखिर हैं क्या? हम खुद को अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी। हम मानते हैं कि कुछ काम हम कभी नहीं करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो हम हमेशा करेंगे। लेकिन जब जिंदगी हमें असली परीक्षा में डालती है तो क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या करेंगे? यह किताब इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश है। लेखक हमें बताता है कि इंसान का व्यवहार केवल उसकी परवरिश, शिक्षा या नैतिकता का नतीजा नहीं होता। हमारे फैसलों के पीछे हमारे दिमाग के भीतर काम करने वाली कुछ गहरी, पुरानी और शक्तिशाली मानसिक प्रणालियां होती हैं। ऐसी प्रणालियां जो लाखों सालों की विकास यात्रा में बनी हैं। जब इंसान डर, हिंसा, प्रेम, करुणा, भीड़, सत्ता या किसी अपने की रक्षा जैसी परिस्थितियों में फंसता है तो उसके भीतर से अलग अलग मानसिक रूप उभर कर सामने आते हैं। लेखक इन्हें नाम देता है 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन, यानी इंसान बनने के 10 तरीके। ये 10 प्रकार अलग अलग लोग नहीं हैं, ये हम सबके भीतर मौजूद हैं, पर हम आमतौर पर इन्हें पहचानते नहीं। कभी हम किसी का दर्द देखकर भी चुप रहते हैं, कभी हम भीड़ का हिस्सा बनकर गलत को सही ठहराने लगते हैं, कभी हम डर के आगे झुक जाते हैं और कभी बिल्कुल असाधारण साहस दिखाते हैं। यह किताब इसी रहस्य को समझने की यात्रा है। लेखक इस यात्रा की शुरुआत एक सच्ची घटना से करता है, एक बच्चे की मौत से। एक ऐसी मौत जिसने उसे मजबूर किया यह पूछने के लिए कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं। यह किताब केवल विज्ञान नहीं है, यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह केवल कहानियां भी नहीं है, यह तीनों का संगम है। यह हमें अदालतों, युद्ध क्षेत्रों, झीलों, जेलों और मानव जीवन के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाती है। और वहां हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो या तो टूट गए या फिर असाधारण रूप से खड़े रहे। लेखक हमें बताता है कि इंसान का दिमाग एक एकल इकाई नहीं है, यह कई विशेष मानसिक हिस्सों से बना है। हर हिस्सा किसी खास समस्या से निपटने के लिए बना है, और जब कोई स्थिति आती है तो हमारे भीतर से वही हिस्सा नियंत्रण संभाल लेता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन यह किताब हमें दिखाती है कि अक्सर फैसले ही से हम नहीं बल्कि हमारे भीतर के ये टाइप्स लेते हैं। इस किताब का उद्देश्य इंसान को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि अगर हम अपने भीतर मौजूद इन मानसिक रूपों को पहचान लें तो हम अपने व्यवहार को बदल भी सकते हैं। यह किताब हमें डराने नहीं आई है, यह हमें जागरूक करने आई है। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे भीतर कौन सा इंसान बोल रहा है, तभी हमें यह चुनने की आजादी मिलती है कि हमें कैसा इंसान बनना है। इस किताब का इंडेक्स हमें सिर्फ अध्यायों की सूची नहीं देता, बल्कि यह हमें एक रास्ता दिखाता है, मानव मन के भीतर छिपे अलग अलग चेहरों तक पहुंचने का रास्ता। यह किताब 10 मुख्य भागों में बांटी है। हर भाग इंसान के एक खास मानसिक रूप से जुड़ा है। अब आइए संक्षेप में समझें कि हर पार्ट हमें किस दिशा में ले जाएगा। पार्ट 1, द परसीवर ऑफ पेन। यह भाग उस पल से शुरू होता है जब इंसान किसी और का दुख देखता है। यहां यह समझने की कोशिश की जाती है कि हम दर्द को पहचानते हुए भी अक्सर क्यों कुछ नहीं करते। यह हिस्सा सहानुभूति, सुन्नता और चुप्पी की कीमत को सामने लाता है। पार्ट 2, द ऑस्ट्रासाइजर। यह भाग समाज और भीड़ की ओर मुड़ता है। यह बताता है कि किस तरह इंसान किसी को बिना छुए, बिना मारे समाज से बाहर कर देता है। यह बहिष्कार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाता है। पार्ट 3, द टेमर ऑफ टेरर। यह भाग डर से जुड़ा है, वह डर जो इंसान को तोड़ भी सकता है और वही डर जो उसे असाधारण बना सकता है। यह हिस्सा दिखाता है कि डर से निपटने का तरीका हमारे व्यवहार को कैसे बदल देता है। पार्ट 4, द बिहोल्डर। यह भाग देखने और पहचानने की प्रक्रिया पर है। यह समझाता है कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, कैसे उनके चेहरे, रंग और रूप के आधार पर उनके बारे में राय बना लेते हैं। यह हिस्सा हमारी नजरों की सीमाओं को उजागर करता है। पार्ट 5, द अग्रेसर। यह भाग हिंसा के केंद्र में जाता है। यह पूछता है कि इंसान हमला क्यों करता है। यहां गुस्सा, शक्ति और आक्रमण के पीछे छिपी मानसिकता को समझा जाता है।
पार्ट 6 द ट्राइबलिस्ट। यह भाग समूहों की दुनिया में ले जाता है। यह दिखाता है कि हम और वे की भावना इंसान को सुरक्षा भी देती है और अंधा भी बना देती है। यह कबीले, धर्म और पहचान की शक्ति पर केंद्रित है। पार्ट 7 द नर्चरर। यह भाग पालन पोषण और देखभाल से जुड़ा है। यह दिखाता है कि प्यार, सुरक्षा और भविष्य की चिंता कैसे इंसान को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। यह कोमलता और कठोरता के रिश्ते को समझाता है। पार्ट 8 द रोमांसर। यह भाग कल्पना और अर्थ से भरा है। यह बताता है कि इंसान कैसे कहानियां गढ़ता है ताकि जीवन सहने योग्य बन सके, लेकिन यही कहानियां कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देती हैं। पार्ट 9 द रेस्क्यूअर। यह भाग साहस और हस्तक्षेप की कहानी है। यह उस पल पर केंद्रित है जब कोई इंसान आगे बढ़कर दूसरे को बचाने का फैसला करता है। यह हिस्सा बताता है कि नायक कैसे बनते हैं। पार्ट 10 अगेन केम द किंसमैन। यह अंतिम भाग अपनेपन की भावना पर लौटता है। यह दिखाता है कि हम अपने लोगों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह किताब का भावनात्मक समापन है जो हमें खुद से सवाल करने पर छोड़ देता है। यह पार्ट वाइज इंडेक्स आपको इस किताब की पूरी संरचना समझाने के लिए है। ये है। अब आप पास आए जानते हैं ये मज़िला से कि यह यात्रा किन किन मोड़ों से गुजरेगी। अब हम असली कहानी शुरू कर सकते हैं। पार्ट 1 द परसीवर ऑफ पेन। शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो जितना साधारण लगता है उतना ही बेचैन करने वाला है। हम इंसान दूसरों का दर्द देखकर भी अक्सर कुछ क्यों नहीं करते? हम देखते हैं, हम समझते हैं, हमें पता होता है कि सामने वाला पीड़ा में है, फिर भी हम रुकते नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेखक कहता है, यह केवल बेरुखी नहीं है, यह केवल स्वार्थ नहीं है, यह हमारे दिमाग के भीतर काम करने वाली एक गहरी मानसिक व्यवस्था का नतीजा है। इस व्यवस्था को वह नाम देता है द परसीवर ऑफ पेन, यानी दर्द को देखने वाला। यह मानसिक तंत्र हमें यह पहचानने की शक्ति देता है कि कौन पीड़ा में है, लेकिन साथ ही यह तय करता है कि उस पीड़ा को हमें कितनी गहराई तक महसूस करना है। अगर इंसान हर भूखे बच्चे का दर्द, हर युद्ध की चीख, हर शोषित व्यक्ति की पीड़ा पूरी तरह अपने भीतर उतार ले तो वह खुद जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए दिमाग एक सीमा खींच देता है। लेखक इसे कहता है दया की मानसिक कीमत। जब हम बार बार दुख, हिंसा और अन्याय देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद को बचाने लगता है। वह संवेदनाओं को धीमा कर देता है। हम सुन्न होने लगते हैं। दर्द तब भी मौजूद रहता है, लेकिन वह हमारे भीतर गूंजना बंद कर देता है। यहीं से इस भाग की सबसे महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है, एंथनी की कहानी। एंथनी एक साधारण अफ्रीकी बच्चा था। एक दिन उसके पिता ने उसे बस एक कोका कोला लाने के लिए भेजा। वह घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। एंथनी को बेच दिया गया, उसे गुलामी में धकेल दिया गया, उसे खतरनाक झीलों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां हर दिन उसकी जान जोखिम में थी। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि एंथनी के साथ यह सब हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब सबकी आंखों के सामने हुआ। लोग जानते थे, लोग देखते थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेखक यहीं पर हमें हमारे ही मन से रूबरू कराता है। वह बताता है कि हमारा दिमाग दर्द को बराबर नहीं तौलता। जो लोग हमारे जैसे होते हैं, हमारी भाषा, हमारा समाज, हमारी पहचान, उनका दर्द हमें गहराई से छूता है। लेकिन जो दूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो हमारे नहीं होते, उनका दर्द धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। दूरी दर्द को कमजोर कर देती है। टीवी पर मरते बच्चे हमें कुछ पल उदास करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदलते। हम जानते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी हम खुद से कहते हैं, यह हमारी समस्या नहीं है। लेखक यह भी दिखाता है कि यह सुन्नता सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती। पूरा सिस्टम, कानून, पुलिस, संस्थाएं भी इसी मानसिकता का शिकार हो जाती हैं। कभी कोई बच्चा डूब रहा होता है, अधिकारी पास खड़े होते हैं, नियम कहते हैं हस्तक्षेप मत करो। बच्चा मर जाता है, सिस्टम सुरक्षित रह जाता है। लेखक इसे कहता है इफेक्टिव इनविजिबिलिटी।
कुछ लोगों का दर्द समाज के लिए अदृश्य बना दिया जाता है। हम उन्हें देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते। फिर लेखक एक जरूरी संतुलन बनाता है। वह कहता है, द परसीवर ऑफ पेन पूरी तरह बुरा नहीं है। यह हमें टूटने से बचाता है, यह हमें जीवित रहने में मदद करता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही तंत्र हमें खतरनाक रूप से उदासीन बना देता है। और तभी वह यह तीखा सच कहता है, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो अत्याचार करता है। सबसे खतरनाक इंसान वह है जो अत्याचार देखकर भी चुप रहता है। इस भाग का संदेश स्पष्ट है। लेखक हमसे यह नहीं कहता कि हम हर दर्द में डूब जाएं। वह बस इतना चाहता है कि हम सजग रहें। जब हमें लगे कि हम सुन्न हो रहे हैं, जब हम किसी पीड़ा को यह हमारी समस्या नहीं है कहकर टालने लगें, तभी हमें रुककर खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान बनने की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। इस भाग में लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। हम खुद को संवेदनशील मानते हैं। हम मानते हैं कि हम दूसरों का दुख समझते हैं। लेकिन जब वास्तविक पीड़ा हमारे सामने आती है, तो हम अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां देखना आसान होता है और महसूस करना कठिन। यह भाग इसी विरोधाभास की पड़ताल करता है। लेखक बताता है कि इंसान का दिमाग केवल महसूस करने के लिए नहीं बना, बल्कि छांटने के लिए भी बना है। हर दर्द को समान महत्व देना मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमारे भीतर एक ऐसा मानसिक ढांचा विकसित हुआ है जो यह तय करता है कि किस पीड़ा पर हमें प्रतिक्रिया देनी है और किसे अनदेखा करना है। यही ढांचा इस भाग का केंद्रीय विषय है। यह ढांचा हमें अमानवीय नहीं बनाता, यह हमें काम करने योग्य बनाता है। अगर हर चीख, हर आंसू, हर अन्याय हमारे भीतर पूरी तरह उतर जाए, तो हम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए दिमाग संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। लेखक दिखाता है कि जब इंसान बार बार पीड़ा का साक्षी बनता है, तो उसके भीतर एक धीमी लेकिन स्थायी थकान पैदा होती है। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। धीरे धीरे दुख हमें चौंकाना बंद कर देता है। हम जानने लगते हैं कि दुनिया में बहुत गलत है, और यही जानना हमें कुछ न करने की अनुमति दे देता है। इस भाग में लेखक हमें ऐसे स्थानों तक ले जाता है जहां ज़्यूडिस दर्द रोजमर्रा की चीज बन चुका है। ऐसे समुदायों में जहां पीड़ा कोई घटना नहीं, बल्कि जीवन की पृष्ठभूमि है। वह दिखाता है कि जब दुख सामान्य हो जाता है, तो इंसान उसे नैतिक समस्या नहीं मानता, वह उसे परिस्थिति मान लेता है। यहीं से अनदेखी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेखक समझाता है कि हम दर्द को केवल उसकी तीव्रता से नहीं मापते, हम उसे पहचान से भी मापते हैं, जिससे हम खुद को जोड़ पाते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा, अपनी भाषा, अपना भविष्य देख पाते हैं। उसका दुख हमें अधिक छूता है। लेकिन जो अलग है, जो दूर है, जो हमारे दायरे से बाहर है, उसकी पीड़ा हमारे भीतर कम हलचल पैदा करती है। यह चयन जानबूझकर नहीं होता, यह स्वचालित होता है। लेखक इसी स्वचालित प्रक्रिया को खतरनाक मानता है, क्योंकि यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमें अन्याय का मूक दर्शक बना देती है। इस भाग में यह भी दिखाया गया है कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पूरी व्यवस्थाएं इसी मानसिक ढांचे के अनुसार काम करने लगती हैं। जब नियम, प्रक्रिया और आदेश इंसान से ऊपर रख दिए जाते हैं, तो पीड़ा कागजों और फाइलों में खो जाती है। कोई बच्चा मर जाता है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं होता। लेखक यहां एक कठोर सच्चाई रखता है कि अत्याचार तभी फलता फूलता है जब उसे देखने वाले खुद को उससे अलग मान लेते हैं। यह भाग बार बार यह याद दिलाता है कि चुप्पी निष्क्रिय नहीं होती, चुप्पी भी एक क्रिया है, और कई बार सबसे प्रभावशाली क्रिया। लेकिन लेखक यह भी साफ करता है कि समाधान संवेदना में डूब जाना नहीं है। वह यह नहीं कहता कि साइट है कि हर पीड़ा को अपने भीतर संभालो। वह यह कहता है कि अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को पहचानो। यह समझो कि कब तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखने के नाम पर तुम्हें उदासीन बना रहा है। कब तुम यह कहने लगे हो, मैं क्या कर सकता हूं। यहीं से मानव जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। इस भाग का अंत किसी आदेश के साथ नहीं होता, बल्कि एक सवाल के साथ होता है। जब अगली बार
तुम किसी पीड़ा को देखो और आगे बढ़ जाओ, तो खुद से पूछना, क्या यह दूरी मेरी मजबूरी है या मेरी सुविधा? और यही सवाल इस किताब की पूरी यात्रा की नींव बनता है। इस हिस्से में किताब हमें उस जगह ले जाती है जहां हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर लंबे समय तक सांसों में अटका रहता है। यह वह जगह है जहां इंसान को चोट नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन उससे संबंध तोड़ लिए जाते हैं, जहां आवाज छीनी नहीं जाती, बस सुनी नहीं जाती। लेखक यहां एक बहुत पुरानी मानवीय प्रवृत्ति की बात करता है, किसी को अलग कर देना। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना। हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ रिश्तों में आकार लेता है। जब इन रिश्तों को जानबूझकर काट दिया जाता है तो शरीर सुरक्षित रहता है, लेकिन मन भटकने लगता है। यह भाग दिखाता है कि समूह से बाहर किया जाना सिर्फ सामाजिक घटना नहीं है, यह दिमाग के भीतर है, सीधे खतरे का संकेत पैदा करता है। हजारों साल पहले समूह से अलग होना लगभग मृत्यु का निमंत्रण था। न भोजन, न सुरक्षा, न कोई पुकार सुनने वाला। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन दिमाग नहीं बदला। आज भी अकेला कर दिया जाना दिमाग में उसी पुराने भय को जगा देता है। लेखक हमें यह समझाता है कि बहिष्कार अक्सर एक झटके में नहीं होता, यह धीरे चलता है, लगभग अदृश्य तरीके से। पहले किसी की बातों को महत्व नहीं दिया जाता, फिर उसकी मौजूदगी असहज मानी जाती है, फिर उसे यह एहसास कराया जाता है कि उसके बिना सब ठीक चल रहा है, और अंत में उसका न होना सामान्य बना दिया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी शांत होती है कि इसे हिंसा कहना भी असुविधाजनक लगता है, लेकिन यही शांति इसे सबसे खतरनाक बनाती है। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि बहिष्कार केवल व्यक्तियों के बीच नहीं होता, यह पूरी व्यवस्थाओं में बस जाता है। कभी नियमों के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर। कुछ लोगों को धीरे धीरे अलग श्रेणी में डाल दिया जाता है। उनके लिए अलग शब्द होते हैं, अलग कानून, अलग व्यवहार। और जब कोई समूह नामों और श्रेणियों में बदल जाता है तो उनके साथ होने वाली चीजों पर संवेदना अपने आप कम हो जाती है। लेखक हमें यह भी दिखाता है कि बहिष्कार करने वाला अक्सर खुद को निर्दयी नहीं मानता। वह सोचता है कि वह व्यवस्था बनाए रख रहा है, वह सोचता है कि वह खतरे से बच रहा है। यहीं यह भाग सबसे असहज सवाल पूछता है, अगर बाहर किया जाना सुरक्षा के नाम पर हो तो क्या वह सही हो जाता है? अगर किसी को चुप कराना व्यवस्था के नाम पर हो तो क्या वह जरूरी बन जाता है? लेखक का उत्तर सीधा नहीं है। वह आदेश नहीं देता, वह हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। इस हिस्से में एक और गहरी बात सामने आती है कि बहिष्कार केवल दूसरों के साथ नहीं होता। कभी कभी हम खुद भी इसी भूमिका में खड़े मिलते हैं। जब हम किसी को सुनना बंद कर देते हैं, जब हम किसी की असहज सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, जब हम यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उन क्षणों में हम कुछ नहीं करते। और यही पे कुछ न करना किसी के लिए सब कुछ खो देने जैसा हो सकता है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि बहिष्कार का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, यह अंदर ही अंदर काम करता है, आत्मसम्मान को खुरचता हुआ, पहचान को कमजोर करता हुआ, और इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता हुआ कि शायद वह वाकई किसी जगह का नहीं है। इस हिस्से के अंत में लेखक कोई समाधान नहीं देता, वह बस एक आईना रख देता है और पूछता है, जब अगली बार किसी को चुप करा दिया जाए, किसी को किनारे कर दिया जाए, या किसी को यह महसूस कराया जाए कि वह जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कभी कभी किसी को मारने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ पीठ फेर लेना काफी होता है। पार्ट 3, द टेमर ऑफ टेरर। इस भाग में किताब डर से शुरू नहीं होती, यह उससे भी पहले शुरू होती है, उस क्षण से जब इंसान यह समझ जाता है कि वह असुरक्षित है। डर कोई भावना नहीं है, डर एक संकेत है, एक चेतावनी जो हमारे दिमाग में बिना अनुमति के जल उठती है। यह भाग इसी चेतावनी को समझने की कोशिश है। लेखक बताता है कि डर हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बना, डर हमें जीवित रखने के लिए बना है। यह देशी वह पहली भाषा है
जो हमारे शरीर ने सीखी थी। जब खतरा सामने होता है तो दिमाग सोचने से पहले महसूस करता है और महसूस करने से पहले तैयार हो जाता है। यहीं से टैमर ऑफ टेरर की भूमिका शुरू होती है। यह वह मानसिक तंत्र है जो डर को खत्म नहीं करता बल्कि उसे संभालता है। वह डर को दिशा देता है, उसे नियंत्रण में लाता है। लेखक दिखाता है कि डर दो तरह का होता है, एक वह जो हमें भागने पर मजबूर करता है और दूसरा वह जो हमें खड़ा कर देता है। दोनों का स्रोत एक ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि उस क्षण कौन सा मानसिक हिस्सा कमान संभालता है। इस भाग में लेखक हमें ऐसे लोगों के पास ले जाता है जो असाधारण परिस्थितियों में फंसे थे, जहां हर संकेत कहता था भागो, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय डर को साधा। लेखक समझाता है कि जब डर अत्यधिक होता है तो दिमाग टूट नहीं जाता, वह सरल हो जाता है। जटिल सोच बंद हो जाती है, भावनाएं सिकुड़ जाती हैं और इंसान एक ही सवाल पर आ जाता है, अभी क्या करना है? यहीं पर टेमर ऑफ टेरर सक्रिय होता है। यह तंत्र हमें भविष्य के डर से अलग करता है और वर्तमान में बांध देता है। अगला सेकंड, अगला कदम, अगली सांस। लेखक यह दिखाता है कि जो लोग अत्यधिक संकट में असाधारण शांत दिखाई देते हैं वे डर से मुक्त नहीं होते। वे डर से पूरी तरह भरे होते हैं, लेकिन नियंत्रित। डर यहां ईंधन बन जाता है। वह ध्यान को तेज करता है, वह शरीर को तैयार करता है, वह मन को धार देता है। लेकिन लेखक एक चेतावनी भी देता है, हर डर को साधा नहीं जा सकता। कभी कभी डर इंसान को संकुचित कर देता है, उसे कठोर बना देता है, उसे निर्दयी बना देता है। जब डर लंबे समय तक बना रहता है तो वह आदत बन जाता है और आदत बनते ही वह निर्णय लेने लगता है। इस भाग में लेखक डर और सत्ता के रिश्ते को खोलता है। वह दिखाता है कि डर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, डर फैलाया भी जाता है, डर सिखाया भी जाता है, डर को दोहराया जाता है। जब समाज डर में जीने लगता है तो वह सुरक्षा के नाम पर कठोर फैसलों को स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे डर सामान्य हो जाता है और सामान्य होते ही वह सवाल पूछना बंद कर देता है। लेखक बताता है कि टेमर ऑफ टेरर कभी रक्षक होता है तो कभी हथियार। वह इंसान को खुद को संभालने की शक्ति देता है, लेकिन वही तंत्र दूसरों के प्रति कठोरता को जायज भी ठहरा सकता है। इस भाग में एक गहरी बात सामने आती है, डर हमेशा सामने नहीं होता। कभी कभी डर स्मृति में रहता है। पुराने आघात, बीते हुए खतरे, अधूरी चीखें, ये सब आज के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इंसान सोचता है कि वह वर्तमान में जी रहा है, लेकिन उसका शरीर अब भी पुराने खतरे से लड़ रहा होता है। लेखक यहां यह स्पष्ट करता है कि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद सही निर्णय ले पाना, और यह क्षमता हर इंसान में होती है। यह किसी खास लोगों की संपत्ति नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसने अपने डर को समझा और किसने उससे आंखें मूंद ली। इस भाग का अंत किसी वीरता की कहानी पर नहीं होता, यह एक शांत सवाल पर खत्म होता है। जब अगली बार डर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हें जकड़ ले, तुम्हें छोटा महसूस कराए, तो पूछना, क्या यह डर मुझे बचाने आया है या मुझे नियंत्रित करने? क्योंकि डर को जीतना जरूरी नहीं है, डर को समझना काफी है, और यही टैमर ऑफ टेरर की असली पहचान है। इस हिस्से में किताब हमें उस जगह ले जाती है जहां इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है। यह वह क्षण नहीं है जब खतरा सामने खड़ा होता है। यह वह क्षण है जब शरीर समझ जाता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। यहीं से डर जन्म लेता है। डर किसी विचार से नहीं पैदा होता, वह तर्क का परिणाम नहीं है। डर शरीर की स्मृति है, एक प्राचीन चेतावनी जो शब्दों से पहले जागती है। लेखक बताता है कि डर इंसान की कमजोरी नहीं है, डर इंसान की सबसे पुरानी ताकत है। इसके बिना मानव अस्तित्व संभव नहीं था। जब हमारे पूर्वज अंधेरे जंगलों में रहते थे, तब डर ने ही उन्हें खतरे से पहले रोक दिया। डर ने ही उन्हें तेज बनाया, सतर्क बनाया और जीवित रखा।
लेकिन आधुनिक दुनिया में डर ने अपना रूप बदल लिया है। अब खतरे हमेशा दिखाई नहीं देते। वे समाचारों में होते हैं, यादों में होते हैं, अफवाहों में होते हैं और कई बार सिर्फ कल्पना में होते हैं। यहीं पर द टेमर ऑफ टेरर सक्रिय होता है। यह वह मानसिक तंत्र है जो डर को दबाता नहीं, न ही उससे भागता है। यह डर को व्यवस्थित करता है। जब डर फैलने लगता है, जब वह सोच को निगलने लगता है, तब यह तंत्र उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अभी यहां इस पल लेखक समझाता है कि अत्यधिक भय में दिमाग भविष्य देखना बंद कर देता है। वह सिर्फ वर्तमान को पकड़ता है। जो इंसान अत्यधिक संकट में भी स्थिर दिखाई देता है, वह डर से मुक्त नहीं होता। वह डर में डूबा होता है, लेकिन बहता नहीं। उसके भीतर डर एक आग की तरह होता है जो जला नहीं रही, बल्कि रोशनी दे रही होती है। यह भाग हमें ऐसे हालातों में ले जाता है जहां इंसान के पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं होता। या तो वह पूरी तरह टूट जाएगा या अपने डर को संभाल कर आगे बढ़ेगा। लेखक दिखाता है कि डर का सामना करने का अर्थवत्ता की इमारत बहादुरी दिखाना नहीं है। अक्सर यह अर्थ होता है अपने भीतर के शोर को चुप कराना। डर जब नियंत्रण में होता है तो वह निर्णय को तेज करता है, लेकिन जब डर फैल जाता है तो वह निर्णय को सरल बना देता है, और सरलता कभी कभी क्रूर हो जाती है। इस भाग में लेखक डर और निर्दयता के रिश्ते को खोलता है। वह बताता है कि लगातार भय में रहने वाला समाज धीरे धीरे सहानुभूति को विलासिता मानने लगता है। जब हर दिन असुरक्षा का एहसास हो तो इंसान दूसरों की पीड़ा को अपने लिए खतरा समझने लगता है। यहीं से कठोरता को सही ठहराया जाता है। यहीं से अन्याय को सुरक्षा कहा जाता है। द टेमर ऑफ टेरर यहां दो चेहरे दिखाता है। एक वह जो इंसान को खुद पर काबू देना सिखाता है, और दूसरा वह जो डर को नियम बना देता है। लेखक हमें यह भी दिखाता है कि डर केवल वर्तमान से नहीं आता, डर स्मृति से भी आता है। पुराने जख्म, बीते हुए हादसे, बचपन के अनुभव, ये सब आज के फैसलों में घुल जाते हैं। इंसान सोचता है कि वह तार्किक निर्णय ले रहा है, लेकिन उसका शरीर अब भी पुराने खतरे से लड़ रहा होता है। यही कारण है कि कौन सी कभी कसमाई कभी डर वास्तविक से बड़ा लगता है। इस भाग में बहादुरी की परिभाषा बदली जाती है। बहादुरी डर को नकारना नहीं है, बहादुरी डर को पहचानना है और फिर भी मानवीय बने रहना है। लेखक बताता है कि हर इंसान के भीतर टेमर ऑफ टेरर मौजूद होता है, लेकिन हर इंसान उसे पहचानता नहीं। कुछ लोग डर के साथ रहना सीख लेते हैं, कुछ लोग डर को दूसरों पर थोप देते हैं, और यही अंतर समाज की दिशा तय करता है। इस भाग का अंत किसी समाधान पर नहीं होता, यह एक शांत ठहराव पर रुकता है। एक ऐसा पल जहां लेखक श्रोता को अकेला छोड़ देता है अपने डर के साथ, और धीरे से पूछता है, जब डर अगली बार तुम्हारे फैसलों को पैमाने से तेज या कठोर बनाने लगे, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्योंकि डर से भागना संभव नहीं, लेकिन डर को साधना सीखा जा सकता है। और यही द टेमर ऑफ टेरर की असल कहानी है। पार्ट 4 द बिहोल्डर। इस भाग में किताब हमें देखने की प्रक्रिया के सामने खड़ा करती है, लेकिन यहां बात आंखों की नहीं है। यह बात उस अर्थ की है जो हम किसी चेहरे, किसी शरीर, किसी उपस्थिति को देखकर तुरंत गढ़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन सच यह है कि हम पहले ही बहुत कुछ तय कर चुके होते हैं देखने से पहले। लेखक इस हिस्से में यह दिखाता है कि देखना कभी निष्पक्ष क्रिया नहीं होती। हमारी नजरें खाली नहीं होती, वे स्मृतियों, अनुभवों, डर, अपेक्षाओं और सीखी हुई धारणाओं से भरी होती हैं। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसका चेहरा नहीं देखते, हम एक कहानी देखते हैं, एक अनुमान, एक भविष्य। यही मानसिक तंत्र है जिसे लेखक नाम देता है द बीहोल्डर। यह वह हिस्सा है जो हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। कौन सुरक्षित है, कौन अजनबी है, कौन भरोसेमंद लग रहा है और कौन नहीं। प्राचीन समय में यह क्षमता जीवन और मृत्यु का फर्क तय करती थी। अचानक सामने आया चेहरा मित्र है या खतरा, यह जानना जरूरी था। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही क्षमता अनजाने में
अन्याय की नींव रख देती है। लेखक बताता है कि हम चेहरों को पढ़ते हैं जैसे किताबें, लेकिन यह किताबें हमने खुद लिखी होती हैं। किसी का चेहरा कठोर लगता है, किसी की आंखें ईमानदार लगती हैं, किसी की चुप्पी संदेहास्पद लगती है। इन शब्दों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, फिर भी हम इन्हीं के आधार पर फैसले ले लेते हैं। इस भाग में लेखक दिखाता है कि न्याय, सुंदरता और सामान्यता ये सब देखने वाले की नजर में बसते हैं। जो हमें परिचित लगता है वह सही लगता है, जो अलग लगता है वह असहज। यहीं से भेदभाव की शुरुआत होती है, बिना किसी इरादे के। लेखक हमें यह भी समझाता है कि द बिहोल्डर सिर्फ दूसरों को नहीं आंकता, वह हमें भी परिभाषित करता है। हम खुद को भी दूसरों की नजर से देखना सीख लेते हैं। धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो हमें बताया गया कि हम हैं। अगर किसी को बार बार संदेह की नजर से देखा जाए तो वह खुद को संदेहास्पद मानने लगता है। अगर किसी को अदृश्य समझा जाए तो वह स्वतः अपनी मौजूदगी पर सवाल करने लगता है। यह भाग दिखाता है कि देखे जाने का अनुभव इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। लेखक इस हिस्से में सुंदरता और सत्ता के रिश्ते को भी खोलता है। जो चेहरा समाज के मानकों में फिट बैठता है उसे अवसर आसानी से मिलते हैं, जो फिट नहीं बैठता उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य है कि हम इसे अन्याय नहीं मानते, हम इसे स्वाभाविक मान लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक लगने वाली यही चीज सबसे खतरनाक होती है। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि देखने की शक्ति भीड़ में और तेज हो जाती है। जब कई लोग एक जैसी नजर से देखने लगते हैं तो वह नजर सत्य का रूप ले लेती है, और जो उस नजर से अलग दिखता है वह गलत मान लिया जाता है, बिना सुने, बिना समझे। द बिहोल्डर यहां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सामूहिक हो जाता है। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कितने फैसले हमने सिर्फ देखकर लिए हैं, कितने लोगों को हमने बिना जाने समझ लिया है। यह भाग किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है अब आता है। यह हमें धीमा करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि देखने और समझने के बीच एक छोटा सा ठहराव कितना जरूरी है, क्योंकि जिस पल हम रुकते हैं उसी पल द बिहोल्डर अपनी पकड़ ढीली करता है। इस भाग का अंत एक शांत आग्रह के साथ होता है। अगली बार जब कोई चेहरा तुम्हें तुरंत अच्छा या बुरा लगे तो रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं उसे देख रहा हूं या मैं अपनी ही धारणा देख रहा हूं? क्योंकि अक्सर हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। और यही द बिहोल्डर की सबसे गहरी सच्चाई है। इस भाग में किताब हमें किसी घटना की ओर नहीं ले जाती, यह हमें किसी इंसान की ओर भी नहीं ले जाती, यह हमें सीधे हमारी अपनी नजर की ओर मोड़ देती है। यह भाग पूछता है, हम जब किसी को देखते हैं तो वास्तव में क्या देखते हैं? हम मानते हैं कि देखना एक सीधी प्रक्रिया है। आंखें खुली, तस्वीर अंदर गई और सच सामने आ गया। लेकिन लेखक यहीं रुककर इस धारणा को तोड़ देता है। वह कहता है, देखना कभी भी खाली नहीं होता। हर नजर अपने साथ इतिहास लेकर आती है, यादें, सीखे हुए डर, समाज के नियम और वे सारे निष्कर्ष जो हमने बिना जाने जीवन भर जमा किए हैं। यही वह मानसिक तंत्र है जिसे इस भाग में द बिहोल्डर कहा गया है। यह तंत्र हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन उसी समय दुनिया को सीमित भी कर देता है। जब कोई चेहरा हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग उस चेहरे से पहले एक अर्थ गढ़ लेता है। विश्वसनीय, अविश्वसनीय, खतरनाक, साधारण, अलग। इन शब्दों को ऊपर हम बोलते नहीं लेकिन महसूस जरूर करते हैं। लेखक दिखाता है कि हमारे ये निर्णय अक्सर पलक झपकने से भी तेज होते हैं, इतने तेज कि हमें लगता है जैसे यह स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक लगना सत्य होने का प्रमाण नहीं है। इस भाग में लेखक चेहरे और नैतिकता के रिश्ते को खोलता है। हम यह मान लेते हैं कि अच्छाई का एक चेहरा होता है और बुराई का भी, लेकिन यह चेहरे प्रकृति ने नहीं बनाए, ये समाज ने गढ़े हैं। कुछ चेहरे हमें सहज लगते हैं, कुछ चेहरे हमें असहज कर देते हैं बिना किसी कारण के,
और जब असहजता आती है तो हमारा दिमाग उसके लिए तर्क खोज लेता है। यहीं से पूर्वाग्रह जन्म लेता है। लेखक बताता है कि द बिहोल्डर हमें सुरक्षा का एहसास देता है। वह हमें लगता है कि हम जल्दी पहचान लेते हैं किससे दूर रहना है, लेकिन यही जल्दी कभी कभी गलत दिशा में ले जाती है। इस भाग में यह भी दिखाया गया है कि देखने की यह शक्ति सिर्फ दूसरों पर लागू नहीं होती, यह हमें खुद पर भी लागू होती है। हम खुद को दूसरों की नजरों में देखना सीख लेते हैं। धीरे धीरे हम वही बनने लगते हैं जो हमें बताया जाता है कि हम दिखते हैं। अगर किसी को बार बार संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो वह खुद को संदेह के योग्य समझने लगता है। अगर किसी को अलग नजर से देखा जाए तो वह खुद को अलग मानने लगता है। द बिहोल्डर यहां केवल देखने वाला नहीं रहता, वह गढ़ने लगता है पहचान को, आत्मसम्मान को और कभी कभी भाग्य को। लेखक इस हिस्से में भीड़ की नजर की बात भी करता है। जब एक ही तरह से कई लोग देखने लगते हैं तो वह नजर सामूहिक सत्य बन जाती है, और जो उस नजर में फिट नहीं बैठता वह खुद को गलत मानने लगता है, भले ही उसने कुछ गलत न किया हो। यह प्रक्रिया धीरे चलती है, इतनी धीरे कि इसे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। लेखक यहां न्याय व्यवस्था, शिक्षा और रोजमर्रा के फैसलों तक द बीहोल्डर की पहुंच दिखाता है। कौन भरोसे के लायक माना जाता है, कौन संदेहास्पद, कौन सामान्य, कौन अपवाद, इन सब का फैसला कागजों से पहले नजरों में हो चुका होता है। इस भाग का उद्देश्य हमें दोषी ठहराना नहीं है, यह हमें धीमा करना चाहता है। लेखक कहता है, अगर हम अपनी नजर को एक पल के लिए रोक सकें तो शायद हम अपनी धारणाओं को पहचान सकें, और जिस दिन हम अपनी धारणाओं को देख लेते हैं उसी दिन हम पहली बार सच में देखना शुरू करते हैं। इस भाग का अंत एक बहुत शांत चुनौती के साथ होता है। अगली बार जब कोई चेहरा तुम्हें तुरंत अच्छा या बुरा लगे तो रुकना, अपने फैसले पर नहीं अपनी नजर पर सवाल उठाना, क्योंकि दुनिया जैसी है उसे देखने से पहले हम दुनिया को अपने भीतर से गुजारते हैं। और यही द बीहोल्डर की सबसे गहरी बाई और सबसे असहज सच्चाई है। पार्ट 5 द एग्रेसर। इस भाग में किताब उस सवाल के सामने रुकती है जिससे हम अक्सर नजर चुरा लेते हैं। इंसान हिंसा क्यों करता है? यह भाग गुस्से से शुरू नहीं होता, यह मारपीट से भी शुरू नहीं होता। यह उस क्षण से शुरू होता है जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि उसके पास नियंत्रण नहीं है। लेखक बताता है कि आक्रमण हमेशा नफरत से पैदा नहीं होता, अक्सर उसका जन्म असहायता से होता है। जब इंसान को लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, कि उसकी मौजूदगी कमजोर पड़ रही है, कि वह महत्व खो रहा है, तो उसके भीतर एक दबाव बनता है, और यही दबाव धीरे धीरे आक्रामकता का रूप ले लेता है। द अग्रेसर वह मानसिक रूप है जो इस दबाव को कार्रवाई में बदल देता है। यह तंत्र हमें ताकत का एहसास देता है, एक झूठा लेकिन तीव्र एहसास कि अब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेखक दिखाता है कि हिंसा हमेशा चीखती नहीं, कभी कभी वह बहुत शांत होती है। कठोर शब्द, जानबूझकर की गई चुप्पी, धमकी भरी नजर, सत्ता का प्रदर्शन, ये सब उसी अग्रेसर के रूप हैं। इस भाग में लेखक हमें यह भी दिखाता है कि आक्रमण हमेशा अचानक नहीं होता, अक्सर यह अभ्यास होता है। पहली बार इंसान खुद से कहता है, बस इस बार। दूसरी बार वह इसे जरूरी बताता है, और तीसरी बार यह सामान्य बन जाता है। यहीं से हिंसा आदत बन जाती है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि अग्रेसर खुद को अक्सर बुरा नहीं मानता, वह खुद को सही समझता है। न्याय का रक्षक, अनुशासन का वाहक, व्यवस्था का संरक्षक, यही आत्म औचित्य हिंसा को सबसे खतरनाक बनाता है। इस भाग में लेखक आनंद और हिंसा के रिश्ते को भी खोलता है। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आक्रमण सुख भी देता है। ताकत का नशा, डर पैदा करने की क्षमता, दूसरे पर असर डालने का अनुभव, ये भाव दिमाग में इनाम की तरह दर्ज हो जाते हैं, और जब हिंसा इनाम बन जाए तो उसे रोकना और कठिन हो जाता है। लेखक दिखाता है कि समूह में एग्रेसर और भी ताकतवर हो जाता है। भीड़ में जिम्मेदारी बंट जाती है,
व्यक्ति गुम हो जाता है और हिंसा सामूहिक क्रिया बन जाती है। कोई एक दोषी नहीं होता और यही सबसे बड़ा दोष बनता है। शिवन इस भाग में यह भी सामने आता है कि सत्ता एग्रेसर को दिशा देती है। जहां शक्ति असंतुलित होती है वहां आक्रमण अक्सर ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जो खुद दबा हुआ होता है वह किसी और को दबाकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है और इस चक्र में हिंसा एक से दूसरे तक सरकती रहती है। लेखक वहां एक असहज सच्चाई रखता है। हर इंसान के भीतर अग्रेसर मौजूद होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह कब और कैसे सक्रिय होता है। यह भाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में हिंसा से दूर हैं या सिर्फ अवसर से दूर हैं। इस भाग का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, यह हमें चेतावनी देना चाहता है। जब हमें लगे कि हम सही हैं, कि सामने वाला गलत है और कि कठोरता जरूरी है, उसी क्षण एग्रेसर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस भाग का अंत किसी समाधान के साथ नहीं होता, यह एक असहज ठहराव पर रुकता है और एक सवाल छोड़ जाता है। जब तुम्हारे भीतर ताकत का एहसास दूसरे को चोट पहुंचाने से जुड़ने लगे तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्योंकि हिंसा हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी वह हमारे भीतर बहुत शांति से जगह बना लेती है और यही द एग्रेसर की सबसे खतरनाक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब हमें उस जगह ले जाती है जहां इंसान खुद को पहचानना सबसे ज्यादा मुश्किल पाता है। यहां कोई पीड़ित नहीं दिखता, यहां कोई खलनायक भी नहीं दिखता, यहां सिर्फ एक इंसान है जो आगे बढ़ चुका है। आक्रमण हमेशा क्रोध की चीख से पैदा नहीं होता, अक्सर वह बहुत शांति से जन्म लेता है। इतनी शांति से कि इंसान खुद को समझा लेता है कि वह जो कर रहा है वह जरूरी है। लेखक बताता है कि अग्रेसर बनने की प्रक्रिया किसी विस्फोट जैसी नहीं होती। यह एक फिसलन है, धीमी, लगभग अदृश्य। पहले इंसान खुद से कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, फिर वह कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अंत में अगर मैंने नहीं किया होता तो कुछ और बुरा हो जाता। यहीं एग्रेसर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यह मानसिक रूप इंसान को ताकत का एहसास देता है, लेकिन यह ताकत शक्ति से नहीं आती, यह आती है डर को पीछे धकेलने से। जब इंसान आक्रमण करता है तो कुछ समय के लिए उसका डर शांत हो जाता है, उसकी असुरक्षा दब जाती है और यही अस्थायी राहत एग्रेसर को दोबारा बुलाती है। इस भाग में लेखक आक्रमण और पहचान के रिश्ते को खोलता है। जब किसी की पहचान लगातार चुनौती में हो, जब उसे लगे कि वह कमतर समझा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है या हटाया जा सकता है, तो एग्रेसर एक ढाल बनकर उभरता है। मुझे देखो, मुझे हल्के में मत लो, मैं यहां हूं। हिंसा यहां भाषा बन जाती है। लेखक यह भी दिखाता है कि एग्रेसर केवल शारीरिक नहीं होता, वह सामाजिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, संस्थागत भी होता है। किसी की आवाज दबा देना, किसी को डर में रखना, किसी के विकल्प सीमित कर देना, किसी को लगातार नीचा दिखाना, ये सब आक्रमण के ही रूप हैं, बस खून दिखाई नहीं देता। इस भाग में लेखक आनंद की एक असहज परत खोलता है। कुछ परिस्थितियों में आक्रमण से सिर्फ राहत नहीं मिलती, संतोष भी मिलता है। किसी पर असर डालने का संतोष, किसी को झुकते देखने का संतोष, अपने भीतर जमा तनाव को बाहर निकाल देने का संतोष। दिमाग इसे याद रखता है और जो चीज याद रखी जाती है वह दोहराई जाती है। यहीं अग्रेसर आदत में बदलने लगता है। लेखक यह भी दिखाता है कि जब हिंसा नियमों के भीतर की जाए तो वह और खतरनाक हो जाती है। अगर आक्रमण वर्दी पहन ले या आदेश का रूप ले ले तो उसे चुनौती देना और कठिन हो जाता है, क्योंकि तब इंसान नहीं, प्रणाली चोट पहुंचा रही होती है और प्रणाली भावनाएं नहीं रखती। इस भाग में सत्ता और आक्रमण का रिश्ता पूरी तरह खुलता है। जहां शक्ति ऊपर जमा होती है वहां नीचे की ओर दबाव बढ़ता है और यह दबाव कहीं न कहीं फूटता ही है। जो खुद को कमजोर महसूस करता है वह किसी और को कमजोर बनाकर संतुलन खोजता है। इस तरह अग्रेसर एक व्यक्ति से निकलकर एक चक्र बन जाता है। लेखक यहां एक सबसे कठिन सच रखता है। अग्रेसर बनने के लिए बुरा इंसान होना जरूरी नहीं है।
अक्सर एग्रेसर वही बनता है जो खुद को सही मानता है, जो मानता है कि वह व्यवस्था बचा रहा है, जो मानता है कि वह सीमा तय कर रहा है, जो मानता है कि कठोरता ही समाधान है। यही एग्रेसर खुद को पहचान से छिपा लेता है। इस भाग का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है, यह चेतावनी देना है। जब इंसान अपनी कठोरता को नैतिकता से ढकने लगे, जब वह खुद को पूरी तरह सही समझने लगे, उसी क्षण एग्रेसर सबसे ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। इस भाग का अंत किसी पश्चाताप पर नहीं होता, यह एक ठंडे सवाल पर रुकता है। अगली बार जो आएगी जब तुम्हें लगे कि किसी को दबाना जरूरी है, कि किसी को डराना सही है, कि किसी को चोट पहुंचाना समस्या का हल है, तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या यह ताकत है या डर का बदला हुआ रूप? क्योंकि एग्रेसर हमेशा हाथ में हथियार लेकर नहीं आता। कभी कभी वह तर्क बनकर आता है, कभी कर्तव्य बनकर और कभी सही काम बनकर। और यही द एग्रेसर की सबसे गहरी, सबसे खतरनाक पहचान है। पार्ट 6, द ट्राइबलिस्ट। इस भाग में किताब इंसान को अकेले नहीं देखती, यह उसे समूह के भीतर रखकर देखती है। यहां सवाल यह नहीं है कि इंसान क्या सोचता है, सवाल यह है कि इंसान किसके साथ सोचता है। क्योंकि बहुत बार हमारे फैसले हमारे नहीं होते, वे हमारे समूह के होते हैं। यहीं से द ट्राइबलिस्ट जन्म लेता है। ट्राइबलिस्ट वह मानसिक रूप है जो हमें हम और वे में बांट देता है। यह हमें अपनापन देता है और उसी पल किसी और को पराया बना देता है। लेखक बताता है कि इंसान का दिमाग अकेले जीवित रहने के लिए नहीं बना। हमारी सुरक्षा, हमारा भोजन, हमारा भविष्य सब कभी न कभी समूह पर निर्भर रहा है। इसलिए दिमाग ने समूह से जुड़ने को जीवन से जोड़ दिया। समूह से जुड़ना सुरक्षा था, समूह से बाहर होना खतरा था। यह डर आज भी हमारे भीतर जिंदा है। ट्राइबलिस्ट यही डर संभालता है। जब इंसान किसी समूह का हिस्सा होता है तो उसे पहचान मिलती है, नाम मिलता है, एक जगह मिलती है जहां वह सही माना जाता है। लेकिन इस अपनापन की एक कीमत होती है। समूह को बनाए रखने के लिए किसी न किसी को बाहर रखना पड़ता है। लेखक दिखाता है कि ट्राइबलिज्म हमेशा नफरत से नहीं बनता, अक्सर वह प्यार से शुरू होता है। अपने लोगों की रक्षा, अपनी परंपराओं की सुरक्षा, अपने विश्वासों को बचाने की इच्छा। लेकिन यही इच्छा धीरे धीरे सवाल पूछने से रोक देती है। जो हमारे जैसा नहीं है उस पर संदेह होने लगता है, जो हमारे नियम नहीं मानता वह खतरा लगने लगता है। और एक दिन हम यह पूछना ही बंद कर देते हैं कि क्या वह सच में खतरा है या सिर्फ अलग। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि ट्राइबलिस्ट तर्क से नहीं चलता, वह भावना से चलता है। जब कोई हमारे समूह पर सवाल उठाता है तो वह हमें व्यक्तिगत हमला लगता है, भले ही वह सवाल सही हो। यहीं से संवाद टूटता है और नारे शुरू होते हैं। ट्राइबलिस्ट जटिलता से डरता है, वह सरल कहानियां चाहता है। हम सही हैं, वे गलत हैं, हम अच्छे हैं, वे बुरे हैं। यह सरलता सुकून देती है, लेकिन यह सुकून बहुत महंगा पड़ता है। इस भाग में लेखक भीड़ के भीतर इंसान के बदलने को दिखाता है। अकेले में जो इंसान दयालु होता है, भीड़ में वह कठोर हो सकता है। अकेले में जो सवाल करता है, भीड़ में वह चुप हो सकता है। क्योंकि ट्राइबलिस्ट अलग दिखने से डराता है। समूह से अलग होना अभी भी दिमाग के लिए खतरे जैसा है। लेखक यह भी बताता है कि ट्राइबलिज्म सिर्फ धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। यह राजनीति में है, यह खेल में है, यह भाषा में है, यह विचारों में है। जहां भी हम का निर्माण होता है, वहीं ट्राइबलिस्ट सक्रिय हो जाता है। इस भाग में एक गहरी बात सामने आती है। ट्राइबलिस्ट हमें सुरक्षा देता है, लेकिन वह हमें अंधा भी बना देता है। वह हमें यह महसूस कराता है कि हम सही पक्ष में हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जब सवाल रुक जाते हैं तो अन्याय आराम से पनपता है। लेखक यहां इतिहास की ओर इशारा करता है, जहां सबसे बड़े अत्याचार किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे समूह ने किए, और हर बार समूह खुद को सही मानता रहा। ट्राइबलिस्ट यही करता है, वह नैतिकता को समूह की पहचान में बदल देता है। इस भाग का उद्देश्य समूह को बुरा कहना नहीं है। समूह इंसान की जरूरत है,
लेकिन लेखक चेतावनी देता है, जब समूह सोचने लगता है तो इंसान सोचना बंद कर देता है। इस भाग का अंत एक शांत लेकिन भारी सवाल पर होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी समूह के कारण खुद को मजबूत महसूस कर रहे हो, तो एक पल रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं सच में सही हूं या सिर्फ सही समूह में हूं? क्योंकि सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब इंसान अकेले गलत करता है। सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब पूरा समूह खुद को सही मानने लगता है। और यही द ट्राइबलिस्ट की सबसे गहरी, सबसे निर्णायक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब इंसान को उसके नाम से नहीं पुकारती, यह उसे उसके समूह से पुकारती है। यह भाग इस सच्चाई से शुरू होता है कि इंसान अकेला सोचने वाला प्राणी नहीं है। हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी यादें सब किसी न किसी सामूहिक ढांचे में पनपती हैं। हम यह मानते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन लेखक हमें दिखाता है कि अक्सर निर्णय हमारे भीतर नहीं, हमारे चारों ओर लिए जाते हैं। यहीं से द ट्राइबलिस्ट सक्रिय होता है। यह वह मानसिक प्रवृत्ति है जो हमें किसी समूह से जोड़ती है और उसी क्षण दूसरे समूहों से दूर कर देती है। ट्राइबलिस्ट हमें अकेलेपन से बचाता है, लेकिन वह यह काम सीमाएं खींच कर करता है। हम कहां से हैं, हम किसके हैं, हम किसके साथ खड़े हैं, इन सवालों के जवाब धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। लेखक समझाता है कि समूह से जुड़ने की चाह कोई सामाजिक आदत नहीं, बल्कि एक जैविक आवश्यकता है। प्राचीन समय में समूह का हिस्सा होना जीवन की गारंटी था और समूह से अलग होना लगभग मृत्यु। यही कारण है कि आज भी अकेला पड़ जाना दिमाग में खतरे का संकेत पैदा करता है। ट्राइबलिस्ट इसी संकेत को संभालता है। जब इंसान किसी समूह के भीतर होता है तो उसे केवल सुरक्षा नहीं मिलती, उसे अर्थ मिलता है। उसे लगता है कि वह किसी कहानी का हिस्सा है, कि उसका होना किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। लेकिन हर कहानी किसी न किसी खलनायक की मांग करती है। और यहीं ट्राइबलिस्ट अपना दूसरा चेहरा दिखाता है। जो हमारे समूह को परिभाषित करता है, वह अनिवार्य रूप से किसी और को बाहर करता है। यह बाहर अनासपाटी करना हमेशा हिंसक नहीं होता, अक्सर यह बहुत सभ्य होता है। अलग भाषा, अलग नियम, अलग उम्मीदें, धीरे धीरे अलग इंसान। लेखक बताता है कि ट्राइबलिज्म अक्सर अच्छे इरादों से शुरू होता है, अपने लोगों की रक्षा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा, अपने मूल्यों को बचाने की इच्छा। लेकिन यही इच्छा कठोरता को जन्म देती है। जब हम खतरे में महसूस करते हैं तो वे अपने आप खतरा बन जाते हैं। यह परिवर्तन तर्क से नहीं होता, यह भावना से होता है। ट्राइबलिस्ट सवालों से असहज हो जाता है। वह स्पष्ट रेखाएं चाहता है, वह धुंध से डरता है, इसलिए वह जटिल सच्चाइयों को सरल नारों में बदल देता है। और जैसे ही सच्चाई सरल होती है, हिंसा संभव हो जाती है। इस भाग में लेखक भीड़ की शक्ति को खोलता है। भीड़ में व्यक्ति हल्का हो जाता है, जिम्मेदारी बांट जाती है और नैतिकता आवाज खो देती है। जो काम अकेले में गलत लगता है, वही काम समूह में सही लगने लगता है, क्योंकि ट्राइबलिस्ट व्यक्ति को नहीं, समूह को सही ठहराता है। लेखक यह भी दिखाता है कि ट्राइबलिज्म सिर्फ बड़े आंदोलनों में नहीं होता, यह छोटे छोटे चुनावों में होता है। किसे सुनना है, किस पर भरोसा करना है, किसे संदेह की नजर से देखना है, ये फैसले धीरे धीरे पूरे समाज की दिशा तय कर देते हैं। इस भाग में एक बहुत असहज विचार सामने आता है। ट्राइबलिस्ट हमें नैतिक महसूस कराता है। हमें लगता है कि हम सही पक्ष में हैं, कि हम अच्छे लोगों के साथ हैं और इसलिए हम जो कर रहे हैं वह सही है। यही सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। जब नैतिकता पहचान में बदल जाती है तो करुणा शर्तों के साथ आती है। हम अपने लोगों के लिए रोते हैं और दूसरों के लिए चुप रहते हैं। लेखक इतिहास की ओर नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ओर इशारा करता है, जहां हम अपने जैसे लोगों के लिए नियम मोड़ देते हैं और दूसरों के लिए नियम कठोर बना देते हैं। यह सब बिना नफरत के भी हो सकता है, बस अपनेपन की भावना काफी है। इस भाग का उद्देश्य समूह को तोड़ना नहीं है। लेखक जानता है कि बिना समूह के इंसान टिक नहीं सकता, लेकिन वह एक चेतावनी देता है। जब समूह तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर दे तो तुम्हें सोचना शुरू कर देना चाहिए।
क्योंकि ट्राइबलिस्ट तब सबसे ताकतवर होता है जब वह अदृश्य होता है। इस भाग का अंत किसी आदेश के साथ नहीं होता, यह एक ठहराव के साथ रुकता है। एक ऐसा पल जहां लेखक श्रोता को अकेला छोड़ देता है भीड़ के बीच और धीरे से पूछता है, जब तुम्हें लगे कि तुम किसी समूह के कारण खुद को सही महसूस कर रहे हो, तो क्या तुम अपनी सही होने की वजह पहचान पाओगे? क्योंकि कभी कभी हम गलत नहीं होते, हम बस गलत लोगों के साथ बहुत सही महसूस कर रहे होते हैं। और यही द ट्राइबलिस्ट की सबसे गहरी, सबसे चुनौतीपूर्ण सच्चाई है। पार्ट 7, द नर्चरर। इस भाग में किताब अपनी आवाज धीमी कर लेती है। यहां कोई चीख नहीं है, कोई हमला नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, यहां सिर्फ देखभाल है। लेकिन लेखक हमें चेतावनी देता है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस शक्ति से इंसान बचाता है उसी शक्ति से वह नष्ट भी कर सकता है। यहीं से द नर्चरर सामने आता है। द नर्चरर वह मानसिक रूप है जो हमें किसी दूसरे जीवन की जिम्मेदारी महसूस कराता है, जो हमें झुकने, संभालने और अपने से पहले किसी और को रखने के लिए प्रेरित करता है। यह इंसान की सबसे सुंदर प्रवृत्तियों में से एक है। जब कोई बच्चा रोता है और हम बिना सोचे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां द नर्चरर बोल रहा होता है। जब कोई कमजोर है और हम उसके पास बैठ जाते हैं, वहां भी वही मौजूद होता है। लेकिन लेखक यहीं रुकता नहीं, वह पूछता है, अगर यही प्रवृत्ति हद से आगे बढ़ जाए तो क्या होता है? द नर्चरर सीमाएं नहीं पहचानता, उसके लिए अपना सबसे ऊपर होता है और यहीं से दुविधा शुरू होती है। लेखक बताता है कि द नर्चरर इंसान को भविष्य से जोड़ता है। हम बच्चों को इसलिए बचाते हैं क्योंकि वे कल हैं। हम अपनों के लिए त्याग करते हैं क्योंकि वे हमारे बाद भी रहेंगे। यह प्रवृत्ति जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन यही प्रवृत्ति चयन भी करती है, किसे बचाना है, किसे पहले बचाना है और किसे पीछे छोड़ देना है। इस भाग में लेखक एक असहज सच्चाई रखता है। हम सब समान रूप से दयालु नहीं होते, हमारी करुणा सीमित होती है। हम सबसे ज्यादा उनकी रक्षा करते हैं जिनसे हम खुद को जुड़ा महसूस करते हैं, और यही जुड़ाव कभी कभी अन्याय को जन्म देता है। द नर्चरर दुनिया को बराबर नहीं देखता, वह दुनिया को अपने दायरे में देखता है। जब खतरा आता है तो वह पूछता नहीं, यह सही है या गलत, वह सिर्फ पूछता है, क्या यह मेरे इस आनव से अपने को बचाता है? लेखक दिखाता है कि इतिहास में सबसे कठोर फैसले अक्सर सुरक्षा के नाम पर लिए गए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। यह वाक्य दया से भरा लगता है, लेकिन यही वाक्य कभी कभी सबसे क्रूर नीतियों का आधार बन जाता है। इस भाग में लेखक माता पिता और राज्य, घर और राष्ट्र, इन सब के बीच द नर्चरर की समानता दिखाता है। जिस तरह एक माता अपने बच्चे के लिए दूसरों से दूरी बना सकती है, उसी तरह एक समाज अपने लोगों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सब नफरत से नहीं होता, यह सब प्यार से होता है, और यही इस भाग को सबसे असहज बनाता है। द नर्चरर खुद को कभी खलनायक नहीं मानता, वह खुद को रक्षक मानता है। वह मानता है कि जो वह कर रहा है वह जरूरी है, और क्योंकि उसका इरादा साफ होता है, उसके कर्म जांचे नहीं जाते। लेखक यह भी दिखाता है कि द नर्चरर त्याग को महिमा मंडित करता है। हम उस इंसान को महान कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ दूसरों के लिए देता है। लेकिन जब त्याग आदत बन जाता है तो वह अपेक्षा भी बन जाता है, और जब अपेक्षा टूटती है तो करुणा कठोरता में बदल सकती है। इस भाग में लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि देखभाल और नियंत्रण के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। कब संभालना घुटन बन जाता है, कब सुरक्षा कैद बन जाती है। द नर्चरर इन सवालों से बचता है। वह मानता है कि उसका उद्देश्य इतना पवित्र कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन लेखक इसी पवित्रता पर सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। वह कहता है, सबसे खतरनाक कर्म अक्सर सबसे अच्छे इरादों से किए जाते हैं। इस भाग का अंत किसी निष्कर्ष पर नहीं होता, यह एक कोमल लेकिन भारी प्रश्न छोड़ता है। जब तुम किसी को बचाने के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाओ, तो क्या तुम अब भी सिर्फ रक्षक हो
या तुमने द नर्चरर की सीमा पार कर ली है? क्योंकि देखभाल तभी तक सुंदर है जब तक वह दूसरों को मिटाने का बहाना न बन जाए। और यही द नर्चरर की सबसे गहरी, सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब इंसान के उस चेहरे को छूती है जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। यहां न शक्ति की बात है, न डर की, न ही किसी दुश्मन की। यहां सिर्फ एक भावना है, जिम्मेदारी। वह जिम्मेदारी जो किसी और के जीवन को अपने से पहले रखने के लिए मजबूर कर देती है। यहीं से द नर्चरर जन्म लेता है। द नर्चरर वह मानसिक प्रवृत्ति है जो हमें यह महसूस कराती है कि कोई और हम पर निर्भर है, कि उसका भविष्य हमारे निर्णयों से जुड़ा है। यह प्रवृत्ति इंसान की सबसे पुरानी धरोहरों में से एक है। जब भाषा नहीं थी, कानून नहीं थे, तब भी देखभाल थी। कोई बच्चा जिसे उठाया गया, कोई घायल जिसे सहारा दिया गया, कोई कमजोर जिसके पास बैठा गया। लेखक बताता है कि द नर्चरर सभ्यता की नींव है। इसके बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। लेकिन यही प्रवृत्ति जब सवालों से मुक्त हो जाती है तो वही नींव दबाव बन जाती है। इस भाग में लेखक देखभाल और स्वामित्व के बीच के रिश्ते को खोलता है। द नर्चरर कभी कभी यह मान लेता है कि जिसे वह बचा रहा है उस पर उसका अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। यह वाक्य बहुत नरम लगता है, लेकिन इसी वाक्य में सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। जब देखभाल निर्णय छीनने लगे तो वह संरक्षण नहीं रह जाती, वह नियंत्रण बन जाती है। लेखक दिखाता है कि द नर्चरर समय के साथ डर से जुड़ जाता है। डर कि अगर मैंने ढील दी तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। और इस डर से कठोरता जन्म लेती है। यह कठोरता क्रूर नहीं होती, यह जरूरी होती है। अभी दर्द होगा लेकिन भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह सोच इतिहास में सबसे कठोर निर्णयों की जड़ रही है। इस भाग में लेखक घर और राष्ट्र के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चे के लिए दुनिया को सीमित कर सकते हैं, उसी तरह एक समाज अपने लोगों के लिए दूसरों को कुचल सकता है। यह सब नफरत से नहीं होता, यह सब सुरक्षा की चिंता से होता है। और यही बात द नर्चरर को सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि वह कभी खुद को गलत नहीं मानता। वह कहता है, मैं तो बस बचा रहा हूं। लेखक यह भी दिखाता है कि द नर्चरर त्याग को पवित्र बना देता है। जो जितना ज्यादा सहता है वह उतना महान माना जाता है। लेकिन जब त्याग अपेक्षा बन जाता है तो करुणा कर्ज में बदल जाती है, और जब कर्ज वापस नहीं मिलता तो मोह क्रोध में बदल सकता है। इस भाग में एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन दिखाया गया है। जब देखभाल दूरी से डरने लगे, जब द नर्चरर यह सोचने लगे कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा, यहीं से प्यार घुट्टन बन सकता है। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार हम किसी के भले के नाम पर उसकी आवाज औकमई साम और अनसुनी कर देते हैं। कितनी बार हम यह मान लेते हैं कि हमारी चिंता उसकी इच्छा से बड़ी है। द नर्चरर यहां खुद को नैतिक कवच में ढक लेता है। मैं तो सिर्फ अच्छा चाहता हूं। और इसी वाक्य के पीछे कई गलतियां चुपचाप छिप जाती हैं। इस भाग का उद्देश्य देखभाल को खारिज करना नहीं है। लेखक जानता है कि इसके बिना इंसान टूट जाएगा, लेकिन वह एक सवाल जरूर छोड़ता है, कब देखभाल सम्मान के साथ होती है और कब डर के साथ, कब संरक्षण सहारा देता है और कब रास्ता रोक लेता है। इस भाग का अंत किसी उत्तर के साथ नहीं होता। यह एक शांत, भारी ठहराव पर रुकता है और धीरे से पूछता है, जब तुम किसी को बचाने के लिए उसकी आजादी सीमित करने लगो, तो क्या तुम अब भी सिर्फ देखभाल कर रहे हो, या द नर्चरर तुमसे आगे निकल चुका है? क्योंकि प्यार तभी तक जीवन देता है जब तक वह डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेता है। और यही द नर्चरर की सबसे गहरी, सबसे मानवीय और सबसे कठिन सच्चाई है। पार्ट 8, द रोमांसर। इस हिस्से में किताब यथार्थ से नहीं शुरू होती, यह कल्पना से शुरू होती है। उस कल्पना से जिसके सहारे इंसान दुनिया को सहने लायक बनाता है। जब सच बहुत कठोर हो, बहुत बिखरा हुआ हो, बहुत निरर्थक लगे, तब इंसान कहानियां गढ़ता है और यहीं से द रोमांसर जन्म लेता है।
द रोमांसर वह मानसिक प्रवृत्ति है जो जीवन को अर्थ देने का काम करती है, जो बिखरे हुए अनुभवों को एक कहानी में बदल देती है, जिसमें शुरुआत होती है, संघर्ष होता है और अंत में कोई मतलब निकलता है। इंसान केवल घटनाओं में नहीं जीता, वह आत्म अर्थ में जीता है। और अर्थ अपने आप नहीं बनता, उसे रचा जाता है। लेखक बताता है कि जब इंसान किसी कठिन अनुभव से गुजरता है तो उसका दिमाग सिर्फ यह नहीं पूछता क्या हुआ, वह यह पूछता है इसका मतलब क्या था। और अगर कोई अर्थ न मिले तो द रोमांसर खुद अर्थ गढ़ लेता है। यही कारण है कि इंसान दर्द को भी कहानी बना लेता है। यह सब किसी वजह से हुआ, यह मुझे मजबूत बनाने के लिए था, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य सांत्वना देते हैं, उम्मीद देते हैं और कई बार जीवित रखते हैं। इस भाग में लेखक उम्मीद की इस शक्ति को नकारता नहीं। वह मानता है कि बिना द रोमांसर के इंसान टूट जाएगा। जो लोग सब कुछ खो चुके होते हैं वे अक्सर किसी कहानी के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। एक भविष्य की कल्पना, एक बेहतर कल का सपना, एक अर्थ जो अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन लेखक यहीं रुकता नहीं। वह दिखाता है कि द रोमांसर सिर्फ मरहम नहीं है, वह नखाब भी है। जब कहानी सच से ज्यादा सुंदर हो जाए तो वह हमें सच से दूर ले जा सकती है। इस भाग में लेखक एक असहज सच्चाई रखता है। हम कई बार सच नहीं चाहते, हम अर्थ चाहते हैं, और अगर सच हमारी कहानी में फिट नहीं बैठता तो हम सच को बदल देते हैं, कहानी को नहीं। द रोमांसर यहां रक्षा करता है, लेकिन किससे? कभी कभी वह हमें वास्तविकता से बचाता है और कभी कभी वह हमें वास्तविकता से छुपा देता है। लेखक दिखाता है कि किस तरह इंसान अपने कर्मों को कहानियों के जरिए सही ठहराता है। मैंने यह मजबूरी में किया, यह बड़े उद्देश्य के लिए था, इतिहास मुझे सही साबित करेगा। ये कहानियां हिंसा को भी अर्थ दे सकती हैं, अन्याय को भी औचित्य दे सकती हैं। और जब कहानी नैतिक कवच बन जाती है तो सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। इस भाग में लेखक द रोमांसर और पहचान के रिश्ते को भी खोलता है। हम खुद को किस तरह की कहानी में देखते हैं? पीड़ित की, नायक की, शहीद की या उद्धारकर्ता की? यह भूमिका हमारे निर्णय तय करती है। अगर हम खुद को नायक मानते हैं तो हम संघर्ष खोजते हैं। अगर हम खुद को पीड़ित मानते हैं तो हम दोषी खोजते हैं। और अगर हम खुद को किसी महान कहानी का हिस्सा मानते हैं तो हम छोटे अन्याय अनदेखे कर सकते हैं। द रोमांसर यहां दिशा देता है। लेखक यह भी दिखाता है कि समूहों की अपनी कहानियां होती हैं, राष्ट्रों की, धर्मों की, आंदोलनों की। इन कहानियों में हम कौन हैं, हम क्यों खास हैं और हमें क्या करना चाहिए, सब तय होता है। जब कोई कहानी बहुत सुंदर होती है तो वह खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि सुंदर कहानियां दुख को छुपा सकती हैं, जटिलता को सरल बना सकती हैं और इंसान को यह यकीन दिला सकती हैं कि वह सही रास्ते पर है, भले ही रास्ता किसी और को कुचलता हुआ जाए। इस भाग का उद्देश्य उम्मीद को तोड़ना नहीं है। लेखक जानता है कि इंसान बिना कहानी के जी नहीं सकता, लेकिन वह यह भी कहता है, हर कहानी सच नहीं होती और हर सच कहानी में फिट नहीं बैठता। इस भाग का अंत एक शांत लेकिन गहरे प्रश्न पर होता है। जब तुम अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह देखते हो तो पूछना, क्या यह कहानी मुझे सच्चाई के करीब ले जा रही है या मुझे उससे दूर रख रही है? क्योंकि कहानियां हमें उठा भी सकती हैं और भटका भी सकती हैं। और यही द रोमांसर की सबसे सुंदर, सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब सच्चाई से बहस नहीं करती, यह उससे पहले पहुंच जाती है, उस जगह जहां सच्चाई अब भी शब्दों में नहीं बदली होती, जहां अनुभव कच्चा होता है और अर्थ अब भी तय नहीं हुआ होता। यहीं पर इंसान कुछ करता है जो शायद कोई और प्राणी नहीं करता, वह कहानी बनाता है। और इसी क्षण द रोमांसर जागता है। द रोमांसर वह मानसिक शक्ति है जो बिखरी हुई घटनाओं को एक धागे में पिरो देती है, जो दर्द को सफर कह देती है, जो संयोग को किस्मत बना देती है और अनिश्चितता को सब ठीक हो जाएगा में बदल देती है। इंसान केवल इसलिए नहीं जीता कि वह सांस ले सकता है, इंसान इसलिए जीता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी कहानी का हिस्सा है,
लेखक बताता है कि जब जीवन समझ में नहीं आता, नहीं आता, तो इंसान उसे समझने की कोशिश नहीं करता, वह उसे सुनाने लायक बना देता है। एक कथा, एक अर्थ, एक दिशा, और जब दिशा मिल जाती है तो अंधेरा कम डरावना लगने लगता है। इस भाग में लेखक यह दिखाता है कि द रोमांसर आशा का स्रोत है। जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी कोई कहता है, यह अंत नहीं है। जब नुकसान बहुत बड़ा हो तब भी कोई सोचता है, इसका कोई कारण होगा। यह वाक्य तर्क नहीं है, ये सहारे हैं। द रोमांसर इंसान को आगे बढ़ाता है जब तर्क पीछे छूट जाता है। लेकिन लेखक इस सुंदरता पर पूरा भरोसा नहीं करता। वह धीरे से एक और परत खोलता है। वह दिखाता है कि द रोमांसर सिर्फ उम्मीद नहीं गढ़ता, वह भ्रम भी रचता है। जब कहानी बहुत आरामदेह हो जाए तो वह सवालों को बाहर छोड़ देती है। जब अर्थ बहुत साफ हो जाए तो जटिलता गायब हो जाती है, और जटिलता के बिना सच्चाई अधूरी होती है। इस भाग में लेखक एक असहज बात स्वीकार करता है। इंसान कई बार सच से नहीं डरता, वह अर्थहीनता से डरता है। अगर कोई घटना किसी कहानी में फिट न बैठे तो इंसान घटना को नहीं बदलता, वह कहानी को फैलाता है। वह नए पात्र जोड़ देता है, नए कारण गढ़ देता है, नए अंत की कल्पना कर लेता है। द रोमांसर यहां सुरक्षा देता है, लेकिन किससे? कभी कभी वह हमें टूटने से बचाता है, और कभी कभी वह हमें सीखने से रोक देता है। लेखक दिखाता है कि इंसान अपनी पहचान भी कहानियों से बनाता है। मैं ऐसा इंसान हूं जिसके साथ हमेशा गलत होता है। मैं संघर्ष से निकला हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं समझदार हूं। ये कथन जीवनी नहीं होते, ये कथाएं होती हैं। और जब कोई कथा बहुत मजबूत हो जाती है तो इंसान उसे बचाने के लिए काफी कुछ नजरअंदाज कर सकता है। इस भाग में लेखक द रोमांसर और नैतिकता के रिश्ते को भी खोलता है। जब इंसान अपने कर्मों को किसी बड़ी कहानी से जोड़ देता है तो वह छोटे अन्याय भूल सकता है। अभी गलत लग रहा है, लेकिन भविष्य में यह सही साबित होगा। यह वाक्य इतिहास में बहुत बार बोला गया है, और हर बार इसके पीछे किसी न किसी का दर्द छिपा रहा है। द रोमांसर यहां नायक बनता है, लेकिन वह नायक हमेशा निर्दोष नहीं होता। लेखक यह भी दिखाता है कि समूहों की अपनी अपनी कथाएं होती हैं। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, और हमें जीतना क्यों जरूरी है। ये कहानियां लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें दिशा देती हैं, उन्हें बलिदान के लिए तैयार करती हैं। लेकिन जब कहानी पहचान बन जाती है तो उसे चुनौती देना खतरे जैसा लगता है, क्योंकि तब सवाल कहानी पर नहीं, हम पर उठता है। इस भाग का उद्देश्य कहानी को नष्ट करना नहीं है। लेखक जानता है कि इंसान बिना कहानी के खाली हो जाएगा, लेकिन वह एक आग्रह करता है, हर कहानी को पूजा मत बनाओ। कुछ कहानियां सिर्फ सहारा होती हैं, कुछ सिर्फ अस्थायी पुल, और कुछ कहानियां छोड़ देनी चाहिए ताकि सच्चाई सांस ले सके। इस भाग का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं होता, यह एक धीमे ठहराव पर रुकता है और श्रोता से एक बहुत साधारण सवाल पूछता है। जब तुम अपने जीवन को एक कहानी की तरह सुनाते हो तो क्या तुम कहानी को जी रहे हो, या कनीनी कहानी तुम्हें चला रही है? क्योंकि कहानियां इंसान को ऊपर भी उठा सकती हैं और बहुत नरमी से भटका भी सकती हैं। और यही द रोमांसर की सबसे गहरी, सबसे मानवीय और सबसे खतरनाक सच्चाई है। पार्ट 9, द रेस्क्यूअर। इस हिस्से में किताब एक बहुत साधारण दृश्य से शुरू होती है। भीड़ है, स्थिति साफ नहीं है, कुछ गलत हो रहा है और ज्यादातर लोग बस देख रहे हैं। यही वह क्षण है जहां यह भाग जन्म लेता है। यह भाग पूछता है, जब सब पीछे हटते हैं तो कोई एक आगे क्यों बढ़ता है? यहीं से द रेस्क्यूअर सामने आता है। द रेस्क्यूअर वह मानसिक प्रवृत्ति है जो इंसान को खतरे के बीच रुकने नहीं देती। यह वह आवाज है जो कहती है, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। लेकिन लेखक तुरंत साफ करता है, यह नायक बनने की कहानी नहीं है। यह भाग सुपर हीरो की कल्पना से शुरू नहीं होता। यह उस आंतरिक संघर्ष से शुरू होता है जहां इंसान डर और जिम्मेदारी के बीच फंसा होता है। द रेस्क्यूअर डर से मुक्त नहीं होता, वह डर को महसूस करता है पूरी तरह। तेज धड़कन, कांपते हाथ,
भाग जाने की इच्छा। लेकिन उसी क्षण एक और चीज भी होती है, पीछे हटना असंभव लगने लगता है। लेखक बताता है कि रेस्क्यूअर बनने का क्षण अचानक नहीं होता। यह एक बहुत छोटा, बहुत निजी निर्णय होता है। कोई तालियां नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई वादा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। फिर भी कोई आगे बढ़ता है। इस भाग में लेखक यह दिखाता है कि द रेस्क्यूअर तर्क से नहीं चलता। वह यह नहीं सोचता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। वह यह सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कैसे देखूंगा। यही आत्मसंबंध इस भाग की कुंजी है। द रेस्क्यूअर दूसरे को बचाने से पहले अपने भीतर की किसी सीमा को बचाता है। एक ऐसी सीमा जिसे पार करना खुद से विश्वासघात लगता है। लेखक यह भी दिखाता है कि रेस्क्यूअर बनने के लिए असाधारण इंसान होना जरूरी नहीं है। अधिकतर रेस्क्यूअर्स सामान्य लोग होते हैं। वे कोई योजना बनाकर नहीं निकलते। वे तैयार नहीं होते। वे खुद भी हैरान होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और यही बात इस भाग को इतना मानवीय बनाती है। इस भाग में लेखक एक गहरी सच्चाई रखता है। द रेस्क्यूअर हमेशा सही नहीं होता। कभी उसकी मदद स्थिति को और बिगाड़ देती है, कभी उसका हस्तक्षेप उसे खुद खतरे में डाल देता है। फिर भी वह आगे बढ़ता है, क्योंकि द रेस्क्यूअर परिणाम की गारंटी पर नहीं, कर्तव्य की अनुभूति पर चलता है। लेखक यह भी दिखाता है कि रेस्क्यूअर बनने में परिस्थिति से ज्यादा पहचान का हाथ होता है। जो इंसान खुद को जिम्मेदार मानता है, जो यह सोचता है कि यह मेरी दुनिया है, वह हस्तक्षेप की ओर झुकता है। जबकि जो इंसान खुद को अलग मानता है, वह पीछे हट जाता है। यह भाग यह भी बताता है कि भीड़ रेस्क्यूअर को कैसे प्रभावित करती है। कभी भीड़ साहस बढ़ाती है और कभी वह उसे कुचल देती है। अगर भीड़ आगे बढ़े तो रेस्क्यूअर अकेला नहीं लगता। अगर भीड़ चुप रहे तो वही चुप्पी सबसे बड़ा दबाव बन जाती है। लेखक यहां एक असहज सवाल उठाता है। क्या हम रेस्क्यूअर इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम डरते हैं, या इसलिए क्योंकि हमने खुद को जिम्मेदार मानना छोड़ दिया है? इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि द रेस्क्यूअर थक जाता है। बार बार आगे बढ़ना कीमत मांगता है, मानसिक भी, भावनात्मक भी। हर कोई हर बार रेस्क्यूअर नहीं बन सकता, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। यह भाग नायकत्व को एक बोझ के रूप में भी दिखाता है, लेकिन फिर भी हर समाज रेस्क्यूअर्स पर टिका होता है। वे लोग जो नियमों के पीछे नहीं छुपते, जो कहते हैं कोई तो होना चाहिए। इस भाग का अंत किसी विजय के साथ नहीं होता। यह एक शांत दृश्य पर रुकता है, जहां रेस्क्यूअर पीछे मुड़कर देखता है। कोई धन्यवाद नहीं, कोई स्मारक नहीं, बस एक एहसास कि उसने खुद को नहीं छोड़ा। और लेखक यहीं एक सवाल छोड़ देता है। जब अगली बार तुम किसी गलत को अपनी आंखों के सामने होता देखो, तो क्या तुम यह सोच पाओगे कि यह तुम्हारा मामला नहीं है? या द रेस्क्यूअर तुम्हारे भीतर धीरे से दरवाजा खटखटाएगा? क्योंकि रेस्क्यूअर कोई अलग किस्म का इंसान नहीं है। वह वही इंसान है जो उस एक पल में पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का साहस करता है। और यही द रेस्क्यूअर की सबसे गहरी, सबसे कठिन और सबसे प्रेरक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब किसी घटना से नहीं, एक खाली जगह से शुरू होती है। वह जगह जो तब बनती है जब कुछ गलत हो रहा होता है और कोई कुछ नहीं कर रहा होता। यह खालीपन शोर नहीं करता, यह चिल्लाता नहीं, यह बस मौजूद रहता है। और कभी कभी यही खालीपन किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। यहीं से द रेस्क्यूअर जन्म लेता है। द रेस्क्यूअर कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं है। यह एक क्षणिक अवस्था है जो अचानक किसी के भीतर जुझाए जाग जाती है। लेखक बताता है कि रेस्क्यूअर बनने का निर्णय अक्सर स्पष्ट नहीं होता। उस पल इंसान को यह नहीं पता होता कि वह क्या कर रहा है। वह सिर्फ यह जानता है कि पीछे हटना अब संभव नहीं लग रहा। द रेस्क्यूअर डर से बाहर नहीं निकलता, वह डर के भीतर से आगे बढ़ता है। डर वहीं रहता है, पूरी ताकत से, लेकिन उसके साथ एक और अनुभूति जुड़ जाती है। अगर मैं अभी चुप रहा तो यह चुप्पी मुझे अंदर से तोड़ देगी। लेखक दिखाता है कि द रेस्क्यूअर नैतिकता के नियमों से नहीं चलता। वह किसी सिद्धांत को याद नहीं करता, वह किसी किताब को नहीं खोलता। उसके भीतर बस एक सीमा होती है,
एक रेखा जिसे पार करना खुद से विश्वासघात जैसा लगता है। और जब वह रेखा सामने टूटती दिखाई देती है तो रेस्क्यूअर अपने आप आगे बढ़ जाता है। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि रेस्क्यूअर बनने का मतलब सही होना नहीं है। कई बार रेस्क्यूअर गलत अनुमान लगाता है, कई बार उसका हस्तक्षेप स्थिति को और उलझा देता है, लेकिन फिर भी रेस्क्यूअर रुकता नहीं, क्योंकि वह परिणाम से नहीं, जिम्मेदारी की अनुभूति से चलता है। लेखक यह स्पष्ट करता है कि रेस्क्यूअर बनने के लिए असाधारण साहस जरूरी नहीं। अक्सर रेस्क्यूअर बनने वाला इंसान खुद हैरान होता है। वह बाद में सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया, और उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। यह भाग रेस्क्यूअर को नायक नहीं बनाता, यह उसे एक साधारण इंसान के रूप में दिखाता है जो एक असाधारण पल में खुद को छोड़ नहीं पाया। इस हिस्से में लेखक भीड़ और रेस्क्यूअर के रिश्ते को एक अलग दृष्टि से देखता है। भीड़ हमेशा रेस्क्यूअर को नहीं रोकती, कभी कभी वह उसे जन्म देती है। जब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई आगे नहीं बढ़ता, तो वही क्षण किसी एक को अलग खड़ा कर देता है। रेस्क्यूअर भीड़ के खिलाफ नहीं जाता, वह बस भीड़ में खोने से इनकार कर देता है। लेखक यह भी दिखाता है कि रेस्क्यूअर बनने की क्षमता तैयारी से नहीं आती, यह प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है, यह चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है। यह इस बात से जुड़ा है कि इंसान खुद को दुनिया से कितना जुड़ा मानता है। जिसे लगता है कि यह दुनिया उसकी भी है, वह हस्तक्षेप करता है, और जिसे लगता है कि यह सब कहीं और हो रहा है, वह पीछे हट जाता है। इस भाग में एक बहुत कठिन सच्चाई सामने आती है। हर कोई हर समय रेस्क्यूअर नहीं बन सकता, और यह स्वीकार करना कायरता नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई कभी भी रेस्क्यूअर बनने की संभावना अपने भीतर नहीं देखता। लेखक यहां रेस्क्यूअर की थकान पर भी बात करता है। बार बार आगे बढ़ना आसान नहीं होता, हर हस्तक्षेप कुछ छीन लेता है, शांति, सरलता और कभी कभी विश्वास भी। फिर भी कुछ लोग बार बार आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें चुप रहना और ज्यादा भारी लगता है। इस भाग का अंत किसी जीत के साथ नहीं होता, यह एक शांत क्षण पर रुकता है जहां सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। कोई तालियां नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस रेस्क्यूअर खुद के साथ अकेला है। और वहीं लेखक सबसे जरूरी सवाल छोड़ देता है, जब अगली बार कुछ गलत तुम्हारी आंखों के सामने होगा और कोई कुछ नहीं करेगा, तो क्या तुम यह कह पाओगे कि यह तुम्हारा मामला नहीं है? या तुम्हारे भीतर द रेस्क्यूअर धीरे से जाग उठेगा? क्योंकि द रेस्क्यूअर कोई जन्मजात नायक नहीं है, वह वही इंसान है जो एक पल के लिए अपनी सुविधा से बड़ा कुछ चुन लेता है, और वही पल इंसान को सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदार बना देता है। और यही द रेस्क्यूअर की सबसे गहरी, सबसे थकी हुई और सबसे जरूरी सच्चाई है। पार्ट 10 अगेन केम द किन्समैन। इस अंतिम भाग में किताब किसी नए सवाल से शुरुआत नहीं करती, यह उन्हीं सवालों पर लौटती है जिनसे हम भागते रहे हैं। यह भाग हमें फिर से अपने और पराये के बीच लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं हैं। अब हमने दर्द को देखा है, बहिष्कार को समझा है, डर को महसूस किया है, हिंसा को पहचाना है, समूहों की ताकत को देखा है, देखभाल की सीमाओं को जाना है, कहानियों के भ्रम को समझा है, और हस्तक्षेप की कीमत को महसूस किया है। अब सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, अब सवाल यह है हम किसके लिए करेंगे। यहीं से अगेन केम द किन्समैन शुरू होता है। किन्समैन कोई रिश्ता नहीं है, यह खून का बंधन नहीं है, यह एक मानसिक सीमा है जिसके भीतर हम अपना मानते हैं। लेखक बताता है कि इंसान नैतिक प्राणी तभी बनता है जब वह किसी को अपने दायरे में शामिल करता है। लेकिन यही दायरा सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि जिसे हम अपना कहते हैं उसके लिए हम वह सब कर सकते हैं जो हम किसी और के लिए कभी न करें। इस भाग में लेखक इतिहास की नहीं, मानव मन की बात करता है। वह दिखाता है कि सबसे कठोर निर्णय अक्सर घृणा से नहीं बल्कि अपनेपन से जन्म लेते हैं। यह हमारे लोगों के लिए जरूरी था। हम अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे, हमारी पहचान खतरे में थी। ये वाक्य बहुत परिचित लगते हैं,
बहुत मानवीय, और यही कारण है कि वे इतने खतरनाक हैं। द किंग्समैन हमें नैतिक छूट देता है। जो काम सामान्य परिस्थितियों में गलत लगते हैं वे अपने के लिए जरूरी लगने लगते हैं। लेखक यहां एक असहज सच सामने रखता है। हम अपनेपन के नाम पर अक्सर वही करते हैं जिसे हम दूसरों में देखकर निंदा करते हैं, और फिर भी हम खुद को गलत नहीं मानते, क्योंकि द किंग्समैन हमारे कर्मों को भावनात्मक कवच दे देता है। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि किंग्समैन कोई स्थायी श्रेणी नहीं है। आज जो अपना है कल पराया हो सकता है, और आज जो पराया है कल अपना बन सकता है। लेकिन हर बार इस सीमा के बदलने में दर्द होता है, क्योंकि अपनेपन का विस्तार सिर्फ उदारता नहीं मांगता, वह असुरक्षा भी मांगता है। लेखक पूछता है, क्या हम अपने दायरे को बढ़ाने का साहस रखते हैं, या क्या हम उसे छोटा रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? इस भाग में किताब पूरी तरह साफ हो जाती है। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, वह संघर्ष अपने और पराये के बीच है। और यह संघर्ष हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में दोहराया जाता है। किसके दर्द पर हम रुकते हैं, किसके लिए हम आवाज उठाते हैं, किसके लिए हम जोखिम लेते हैं, और किसके लिए हम चुप रह जाते हैं। द किंग्समैन यहां निर्णायक भूमिका निभाता है। लेखक यह भी स्वीकार करता है कि कोई भी इंसान पूरी मानवता को अपना नहीं मान सकता। हम सीमित हैं, हम थकते हैं, हम डरते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है, हम अपने दायरे को स्थिर भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो दायरा नहीं बढ़ता वह सख्त हो जाता है, और जो सख्त हो जाता है वह अंततः दूसरों को चोट पहुंचाता है। इस अंतिम भाग का उद्देश्य कोई आदर्श इंसान गढ़ना नहीं है। लेखक हमें यह नहीं कहता कि सबको अपना बना लो, वह बस इतना पूछता है, क्या तुम यह पहचान सकते हो कि तुम्हारा किंग्समैन कहां खत्म होता है? और क्या तुम कभी कभी उस सीमा को एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हो? क्योंकि न्याय कभी अचानक नहीं आता, वह अपनेपन की सीमाओं में छोटे छोटे बदलावों से जन्म लेता है। इस भाग का अंत किसी निष्कर्ष के साथ नहीं होता, यह एक मौन के साथ समाप्त होता है, एक ऐसा मौन जो सवालों से भरा है। और उसी मौन में लेखक किताब का सबसे अंतिम विचार छोड़ देता है। हम यह तय नहीं कर सकते कि दुनिया हमारे साथ क्या करेगी, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि जब कोई सामने खड़ा होगा, डरा हुआ, अलग, असुरक्षित, तो हम उसे किस दायरे में रखेंगे, पराया या अपना? क्योंकि हर युग में, हर समाज में, हर इंसान के जीवन में अंत में फिर से किंग्समैन लौट कर आता है, और उसी क्षण यह तय होता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। और यही अगेन केम द किंग्समैन की सबसे अंतिम, सबसे गहरी और सबसे निर्णायक सच्चाई है। इस हिस्से में किताब किसी निष्कर्ष की तलाश नहीं करती, यह हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ती है जहां हर निष्कर्ष खुद टूटने लगता है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि इंसान होने की कहानी कभी सीधी नहीं रही, यह हमेशा सीमाओं की कहानी रही है। कौन अपना है, कौन बाहर है, और इन दोनों के बीच हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यहीं से द किंग्समैन उभरता है। किंग्समैन कोई व्यक्ति नहीं है, यह वह मानसिक घेरा है जिसके भीतर हम नैतिकता को अनुमति देते हैं। लेखक बताता है कि इंसान समान रूप से सभी के लिए अच्छा नहीं बन पाता। हमारी करुणा किसी नक्शे की तरह फैलती है, केंद्र से बाहर की ओर धीरे धीरे कमजोर होती हुई। हम सबसे पहले अपने लिए महसूस करते हैं, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने जैसे लोगों के लिए, और उसके बाद अक्सर चुप्पी आ जाती है। यही चुप्पी इस भाग की शुरुआत है। लेखक दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे अपने के घेरे में आ जाता है तो उसके लिए नैतिकता के नियम बदल जाते हैं। हम उसे माफ कर देते हैं, हम उसके लिए तर्क खोज लेते हैं, हम उसकी गलतियों को परिस्थिति कह देते हैं। लेकिन वही काम अगर कोई बाहर का करे तो हमें वह अक्षम्य लगता है। यह दोहरापन जानबूझकर नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है, और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। इस भाग में लेखक एक बहुत कठोर सच सामने रखता है। सबसे बड़े अत्याचार अक्सर घृणा से नहीं बल्कि वफादारी से पैदा होते हैं। अपने लोगों के लिए खड़े होना सुंदर लगता है, लेकिन यही खड़े होना कभी कभी दूसरों को कुचलने का कारण बनता है। द किंग्समैन हमें यह एहसास देता है कि हम सही हैं,
क्योंकि हम अपनों के साथ हैं। और जब सही होने का एहसास भावना बन जाता है तो विवेक धीरे धीरे पीछे हट जाता है। लेखक यहां न्याय और निष्पक्षता के बीच एक महीन अंतर दिखाता है। न्याय सिद्धांत चाहता है, लेकिन निष्पक्षता दूरी चाहती है। और अपनेपन की दुनिया में दूरी सबसे मुश्किल चीज होती है। इस भाग में लेखक यह भी दिखाता है कि किंग्समैन कोई स्थायी सीमा नहीं है। युद्धों में कभी पड़ोसी अपना होता है, कभी दुश्मन। राजनीति में कभी मित्र पराया हो जाता है, कभी पराया मित्र। लेकिन हर बार सीमा बदलने के साथ नैतिकता भी बदल जाती है और इंसान खुद को समझा लेता है कि वह वही कर रहा है जो जरूरी है। इस हिस्से में किताब अपनी सबसे ईमानदार बात कहती है। हम सब कभी न कभी गलत पक्ष पर खड़े रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम बुरे थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने थे। द किंग्समैन यह स्वीकार करना मुश्किल बनाता है, क्योंकि अपनेपन की आलोचना आत्म आलोचना जैसी लगती है। लेखक पूछता है, क्या हम अपने लोगों से सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम यह सह सकते हैं कि जिसे हम अपना मानते हैं वह गलत भी हो सकता है? क्योंकि जिस दिन हम अपने से सवाल पूछना छोड़ देते हैं, उस दिन नैतिकता पहचान में बदल जाती है और पहचान सवाल नहीं पूछती। इस भाग में लेखक कोई आदर्श नहीं रखता। वह यह नहीं कहता कि सभी को अपना बना लो। वह जानता है कि यह इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन वह एक छोटा सा प्रस्ताव रखता है। अपने घेरे को थोड़ा अस्थिर रखो, इतना अस्थिर कि कभी कभी कोई नया चेहरा उसमें जगह पा सके, इतना खुला कि कोई सवाल अंदर आ सके, इतना मानवीय की गलती स्वीकार की जा सके। क्योंकि जो घेरा पूरी तरह बंद हो जाए वह सुरक्षा नहीं देता, वह कैद बन जाता है। इस अंतिम भाग का अंत किसी घोषणा के साथ नहीं होता। यह एक धीमे भारी ठहराव पर रुकता है, जैसे कोई सांस पूरा रास्ता तय करके अब शांत हो रही हो। और उसी शांति में किताब अपना आखिरी सवाल छोड़ती है। जब अगली बार कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा, न पूरी तरह अपना न पूरी तरह पराया, तो तुम उसे कहां रखोगे? अपने घेरे के बाहर या एक कदम भीतर? क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक सीमा लेकर चलता है और उसी सीमा पर हर बार फिर से किंग्समैन लौट कर आता है। और उसी पल यह तय होता है कि इंसान होने का हमारा अर्थ क्या है। और यहीं यह किताब खत्म नहीं होती, यह यहीं शुरू होती है। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि इंसान का स्वभाव एक जैसा होता है, कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कि कोई साहसी है, कोई डरपोक। लेकिन यह किताब इस सोच को जड़ से हिला देती है। यह कहती है, इंसान एक स्थिर व्यक्तित्व व्यक्तित्व नहीं है। इंसान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। एक ही इंसान कभी चुप दर्शक बन सकता है, कभी अत्याचारी, कभी रक्षक और कभी किसी का अपना। यह बदलाव पाखंड नहीं है, यह मानव मस्तिष्क की संरचना है। इस किताब के अनुसार इंसान के दिमाग में 10 अलग अलग मानसिक मोड होते हैं। हर मोड किसी खास परिस्थिति में सक्रिय होता है। अब हम इन 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन को एक एक करके समझते हैं। 1. द परसीवर ऑफ पेन, दर्द को देखने वाला इंसान। यह वह इंसान है जो दूसरे के दुख को देखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ करे। हम सोचते हैं कि दर्द दिखते ही मदद आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि दर्द दिखते ही दिमाग सबसे पहले खुद को बचाता है। यह टाइप दुख को पहचानता है, लेकिन उसे सीमित कर देता है। अगर इंसान हर दर्द को पूरी गहराई से महसूस करे तो वह टूट जाएगा। इसीलिए दिमाग एक भावनात्मक दूरी बना लेता है। यही कारण है कि हम न्यूज में बच्चों को मरते देखते हैं और चैनल बदल देते हैं। यह टाइप बुरा नहीं है, लेकिन यही टाइप हमें खामोश गवाह बना सा देता है। 2. द ऑस्ट्रासाइजर, बाहर कर देने वाला इंसान। यह वह इंसान है जो किसी को मारे बिना उसे खत्म कर देता है। यह हिंसा नहीं करता, बस अनदेखा करता है, चुप करा देता है, किनारे कर देता है। इंसान सामाजिक प्राणी है। समूह से बाहर होना दिमाग के लिए मौत जैसा है। द ऑस्ट्रासाइजर अक्सर खुद को क्रूर नहीं मानता। वह सोचता है, हमारी व्यवस्था ऐसे ही चलती है, लेकिन बहिष्कार इंसान की पहचान तोड़ देता है। यह टाइप समाज को साफ रखने के नाम पर लोगों को अकेला कर देता है। 3. द टेमर ऑफ टेरर, डर को साधने वाला इंसान। डर
इंसान की कमजोरी नहीं है। डर इंसान की सबसे पुरानी ताकत है। यह टाइप डर से भागता नहीं, उसे संभालता है। जब हालात बहुत खराब होते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ असाधारण रूप से शांत हो जाते हैं। वही द टेमर ऑफ टेरर होता है। लेकिन यही डर अगर लंबे समय तक रहे तो इंसान को कठोर बना देता है। डर सुरक्षा के नाम पर निर्दय फैसले भी करवा सकता है। 4. द बिहोल्डर, देखने वाला इंसान। हम सोचते हैं हम देखते हैं, असल में हम फैसला करते हैं। चेहरा देखकर, रंग देखकर, लहजा देखकर। द बिहोल्डर दुनिया को तेजी से समझने के लिए बना है, लेकिन यही जल्दी पूर्वाग्रह बन जाती है। हम अच्छाई और बुराई चेहरों में खोजने लगते हैं। यह टाइप दूसरों को ही नहीं, हमें खुद को भी दूसरों की नजर से देखने पर मजबूर करता है। 5. द अग्रेसर, आक्रमण करने वाला इंसान। हिंसा हमेशा गुस्से से नहीं आती, अक्सर वह बेबस महसूस करने से आती है। द अग्रेसर ताकत पाने के लिए हमला करता है, कभी शब्दों से, कभी सत्ता से, कभी शरीर से। सबसे खतरनाक बात यह है कि अग्रेसर खुद को गलत नहीं मानता। वह कहता है मैं सही हूं, इसलिए कठोर हूं। यही आत्म औचित्य हिंसा को सामान्य बना देता है। 6. द ट्राइबलिस्ट, समूह में जीने वाला इंसान। यह टाइप हम और वे बनाता है। समूह इंसान को सुरक्षा देता है, पहचान देता है, ताकत देता है, लेकिन समूह सोचना भी अपने हाथ में ले लेता है। द ट्राइबलिस्ट सवालों से डरता है। वह सरल कहानियां चाहता है, हम सही, वे गलत। इतिहास के सबसे बड़े अत्याचार इसी टाइप से निकले हैं। 7. द नर्चरर, देखभाल करने वाला इंसान। यह इंसान बचाता है, संभालता है, त्याग करता है, लेकिन यही देखभाल अगर डर से जुड़ जाए तो नियंत्रण बन जाती है। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। यह वाक्य बहुत खतरनाक हो सकता है। द नर्चरर प्यार के नाम पर आजादी छीन सकता है। 8. द रोमांसर, कहानी गढ़ने वाला इंसान। इंसान अर्थ के बिना नहीं जी सकता, इसलिए वह कहानियां बनाता है। दर्द को उद्देश्य बना देता है, हार को सीख बना देता है। द रोमांसर हमें जिंदा रखता है, लेकिन यही कहानियां सच से भागने का तरीका भी बन सकती हैं। जब कहानी ज्यादा सुंदर हो जाए तो हम सच स्वीकार नहीं करते। 9. द रेस्क्यूअर, आगे बढ़ने वाला इंसान। जब सब पीछे हटते हैं, कोई आगे बढ़ता है। द रेस्क्यूअर नायक नहीं होता, वह बस चुप नहीं रह पाता। वह डरता है, लेकिन पीछे हटना उसे ज्यादा डरावना लगता है। यह टाइप दुनिया को पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन किसी एक पल में इंसानियत बचा लेता है। अगेन केम द किंसमैन, अपना चुनने वाला इंसान। आखिरी टाइप सबसे गहरा है। हम किसे अपना मानते हैं, यही तय करता है हम किसके लिए नैतिक हैं। अपने के लिए हम बहुत कुछ जायज मान लेते हैं जो दूसरों के लिए गलत लगता है। द किंसमैन हमें मानव बनाता है और कभी कभी अमानवीय भी। यह किताब यही पूछती है, क्या हम अपने घेरे को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? फाइनल थॉट, यह 10 अलग लोग नहीं हैं, ये हमारे भीतर के 10 रूप हैं। परिस्थिति तय करती है कि कौन सा रूप सामने आएगा, लेकिन जागरूकता हमें यह चुनने की ताकत देती है कि हमें किस रूप को आगे आने देना है। इस सफर में हमने किसी और को नहीं देखा, हमने खुद को देखा। हमने देखा कि कैसे दर्द को पहचानते हुए भी हम सुन्न हो सकते हैं, कैसे बहिष्कार बिना शोर के जिंदगी को तोड़ देता है, कैसे डर कभी हमें बचाता है और कभी हमें कठोर बना देता है, कैसे हमारी नजरें सच से पहले धारणा चुन लेती हैं, कैसे आक्रमण कभी ताकत नहीं बल्कि असहायता का रूप होता है, कैसे समूह हमें सहारा देते हैं और उसी समय अंधा भी बना देते हैं, कैसे देखभाल प्यार से शुरू होकर नियंत्रण बन सकती है, कैसे कहानियां हमें जीने की वजह देती हैं और कभी कभी सच से दूर भी रखती हैं, कैसे कुछ पल ऐसे होते हैं जब कोई आगे बढ़ता है बिना गारंटी के, बिना पहचान के, और अंत में कैसे अपना और पराया हर निर्णय की चुप नींव बन जाते हैं। किताब तुमसे यह नहीं कहती कि तुम हमेशा सही बनो, यह तुमसे यह भी नहीं कहती कि तुम हर बार बहादुर बनो। यह सिर्फ इतना चाहती है कि तुम जागरूक रहो। जब कोई भावना तुम्हारे भीतर कमान संभाल ले तो उसे पहचान सको। जब कोई निर्णय अपने आप सही लगने लगे
तो उस पर एक पल रुक सको। जब कोई इंसान तुम्हें बहुत दूर लगे तो खुद से पूछ सको क्यों? क्योंकि इंसान होना किसी एक रूप में टिके रहना नहीं है। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इंसान बनते हैं। कभी हम देखने वाले होते हैं, कभी चुप रहने वाले, कभी डरने वाले, कभी आगे बढ़ने वाले। और यही सच हमें डराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे भीतर कौन बोल रहा है, तभी हमें चुनने की आजादी मिलती है। हर बार सही चुनने की नहीं, बस हर बार जानबूझकर चुनने की। अगर इस किताब के बाद तुम किसी एक पल में भी थोड़ा ज्यादा सचेत हो जाओ, किसी एक इंसान को थोड़ा ज्यादा इंसान मान लो, या किसी एक निर्णय में थोड़ा रुक जाओ, तो यह किताब अपना काम कर चुकी है। अब यह कहानी तुम्हारी है। माइक बंद होता है, शब्द खत्म होते हैं, लेकिन सवाल साथ चलते हैं, क्योंकि हर दिन, हर स्थिति में इंसान फिर से खुद को चुनता है। अगर यह बुक आपको सोचने पर मजबूर कर पाया, अगर किसी एक पल में भी आपने खुद को इसमें पहचाना, तो इस सफर को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह विचार और लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्योर कोर को, जहां हम इंसान, मन और सच्चाई की गहराइयों में उतरते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए भी जरूरी हो सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो किसी की सोच बदल सकता है। मैं हूं विकास और आप सुन रहे थे प्योर कोर। अगली मुलाकात तक सोचते रहिए, जुड़े रहिए।